तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मेरा नाम मनोज बजाज है। मैं बिजनेस मार्केटिंग एंड प्रॉफिट कोच हूँ। इतने सालों के अंदर मैं लगभग 10,000 के आसपास बिजनेस ओनर से इंटरैक्ट करके उनको हेल्प कर चुका हूँ, जिन्होंने मेरे अलग अलग तरीके के सेशंस अटेंड करे हैं। सो ये लोग 13 कंट्रीज के अंदर हैं। एंड जो लोग मेरे सेशंस अटेंड कर चुके हैं और मेरे से बात करते हैं, तो मेरे को बताते हैं कि सर, हमारे प्रॉफिट्स जो हैं 17% से लेकर 2000 प्लस परसेंट तक बढ़ चुके हैं। मतलब 20-20 गुना प्रॉफिट उनके ग्रो कर चुके हैं, रेज हो चुके हैं, बेस्ड ऑन द स्ट्रेटजीज आई टीच ड्यूरिंग माय वर्कशॉप्स। And I once again welcome you to Saturday Business Breakfast. This is a free session for all the business owners to learn strategies that are solutions for the problems that they are facing on a day-to-day basis in context with marketing and sales. बिल्कुल। तो मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि मार्केटिंग या सेल्स से रिलेटेड आपके क्या स्पेसिफिक कोई चैलेंज हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा या उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहा जितना चाहते हैं कि आप उतनी तेजी से ग्रो करें। व्हाट इज योर टॉप 1 और 2 challenges रिलेटेड टू मार्केटिंग एंड सेल्स? डू यू हैव एनी चैलेंज? बताइए जी। Sir, yeah, I have a challenge. बताइए। Yes, sir. Actually, I'm having my digital marketing agency now. हम्म। Right, we are into social media marketing and website designing. But sir, हम्म। challenge ये होता है कि मार्केट में ना इतना कंपटीशन है, and not just competition at a गुड साइड बट नेगेटिव साइड एज वेल, क्योंकि आजकल लोग 5-5 10 10 हज़ार में आपकी वेबसाइट बना देते हैं, राइट। अब उनको क्लाइंट्स को ये भी समझाते हैं हम कि एक्सपीरियंस है हमारे पास स्किल्स हैं हमारे पास, जो जिनका पुराना हमने काम किया है, क्लाइंट्स टेस्टिमोनियल्स, आप उनसे बात करो, क्वालिटी में फर्क देखो। बट स्टिल पीपल वांट टू गो टुवर्ड्स कि मेरा पैसा बच रहा है, मेरे को पैसा बचाना है, बस काम तो मेरा सेम ही आ रहा है ना। सो ये चीज है। सेकंड चैलेंज ये है आपके कि फॉर एक एग्जाम्पल। सेंटेंस के अंदर आपके एक सेंटेंस के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूं, जिनको चेंज करने से आपको बेनिफिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने मेरे सेशंस को भी पहले अटेंड करे हैं? यस सर, DM6 आपका अटेंड किया था मैंने, जीके। अच्छा, 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 अच्छा। तो वर्ड क्वालिटी एक तो हटा दो अपने कॉन्वर्सेशंस में से। दूसरा, ओके। आपने जो भी चीजें बोली हैं, मेरे को एक्सपीरियंस है, मेरे पास स्किल है, तो क्या लगता हम्म। है 10,000 वाले के पास एक्सपीरियंस या स्किल नहीं है? 5,000 वाले के पास नहीं है? ऐसे अगर आप थोड़ा सा, अगर आप दिल्ली एनसीआर से बाहर निकलोगे, तो वहां पर तो हम्म। कहते हैं कि वेबसाइट हमारे से बनवाएं, 500 रुपए का डोमेन भी फ्री पाए। एब्सोल्युटली यस। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपका वेबसाइट का एवरेज प्राइस पॉइंट किस पॉइंट पे स्टार्ट होता है? सर, इंफॉर्मेटिव वेबसाइट स्टार्ट फ्रॉम 60 to 70 K वर्डप्रेस का जो रहता है मिनिमम। ओके। अब वेबसाइट किसी को बनवानी ही क्यों है? ओके सर, सो इसमें मैक्सिमम जो अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि आई जस्ट वांट इट फॉर इंफॉर्मेटिव पर्पस। ई कॉमर्स वाले फिलहाल नहीं आ रहे, इंफॉर्मेटिव नहीं, पर्पस वाले आ रहे हैं बस। समझो जरा बात को। वो क्यों बनाना चाहते हैं वेबसाइट और क्यों बनवाएं वेबसाइट? ओके सर, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रांड विजिबिलिटी एंड जैसे कि जैसे कि मेरे क्लाइंट्स वगैरह हैं, तो क्रेडिबिलिटी के लिए आई जस्ट नीड टू हैव माय ओन वेबसाइट जहाँ पे मेरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिस्टेड हो सारे एक ही मजा प्लेटफॉर्म नहीं पे। आया, मजा नहीं आया। ओके। क्योंकि आपने जो जो पॉइंट्स बोले, उसमें से क्या मेजरेबल है? आपने बोला मेरा ब्रांड बन जाए, मेरी विजिबिलिटी हो जाए, मेरा क्रेडिबिलिटी बन जाए। अब आप ये कैसे बोलोगे कि पिछले महीने से लेकर अब मेरी 7% क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो गई है? कैन यू से दैट? नो सर। तो जब ये मेजरेबल नहीं है, तो आप जो मर्जी कहते रहो, बोलते रहो, बताते रहो, वो लोग सुनेंगे और चले जाएंगे। और जब उनको समझ में नहीं आएगा आप क्या बेच रहे हो, तो फिर उनको ऑब्वियसली लगेगा, यार ये चीज जो बोल रहा है 50,000 की, मेरे को 10,000 में मिल रही है, तो बेटर है मैं 10,000 रुपये का ही ले लूं। क्योंकि मेजरेबल तो है ही नहीं आउटकम। एक लाला जी के लिए, एक बिजनेस ओनर के लिए क्या चीज मेजरेबल होगी? सर, ROI। और बेसिकली कितनी क्वेरीज जनरेट हो रही हैं, क्या सब चीजें हो रही हैं, and उसके हिसाब से फिर। प्रिसाइजली,
हाँ तो आपको बात करनी है कि वी बिल्ड हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट्स दैट विल हेल्प यू ग्रो योर बिजनेस। और अगर आप उसमें वर्ड अटैच कर दो गारंटीड, हम्म। तो आप 60,000 की छोड़ो, आप 1 लाख की वेबसाइट बेच लेना। क्योंकि लाला जी को क्या चाहिए कि यार मैं पैसा तो लगा दूं, होगा क्या पैसे का, रिजल्ट क्या आएगा। यस सर। और अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि गारंटी कैसे, कि सर अगर हमने आपको ये वेबसाइट बना करके दी है, मैं ऐसे बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप ये बोलो, कि अगले तीन ओके। महीने में 6 महीने में अगर रिजल्ट ना आए तो जो पैसा मैंने चार्ज करा है मैं उसको वापस कर दूंगा। दैट इज वन। दूसरा, आप ये बताओ कि मैंने आज तक इतनी वेबसाइट्स बनाई हैं, देखो हम्म। उससे इतना बिजनेस, इतनी लीड्स, इतनी क्वेरीज, इतने कस्टमर्स, इतने कन्वर्जन्स, इतने रेवेन्यू को जनरेट करके हमने लोगों को हेल्प करी है। जब बात आएगी नए क्लाइंट जनरेट करने की, जब बात आएगी लीड जनरेट करने की, जब बात आएगी रेवेन्यू एंड प्रॉफिट जनरेट करने की, सडनली लालची का इंटरेस्ट बन जाएगा। अदरवाइज अगर मैं बोलता हूं कि सर मैं भी वेबसाइट बना दूंगा, और अगर आपने कभी जस्ट डायल के ऊपर ट्राई करा हो, तो जस्ट डायल के अंदर तो 2,500-3,000 से वेबसाइट बनाना, 4,000 से वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं। उनको तो 10,000 वाली भी महंगी लगेगी अगर उनको जस्ट डायल पता लग गया कि जस्ट डायल पे साइट बनती है। यस सर। एब्सोल्युटली तो करेक्ट। तो आपको इस चीज के ऊपर फोकस करना है। टॉक हम्म। टू पीपल अबाउट व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन। द मोमेंट यू आर ओके। एबल टू रिलेट योर प्रोडक्ट और सर्विस विद व्हाट दे आर इंटरेस्टेड इन, आपका कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपका क्लाइंट एक्विजिशन बेटर हो जाएगा। यस सर, आई थिंक जो भी आपने बोला, आई विल डेफिनेटली इम्प्लीमेंट एवरीथिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ओके जी, ग्रेट। तो आज का टॉपिक क्या है? डज एनीबडी रिमेम्बर आज का क्या टॉपिक है? इट या वाज अबाउट द बेस्ट मार्केटिंग एडवाइस। यस। तो जैसा कि आपको मालूम है, मेरे सारे के सारे सेशंस जो होते हैं वो रियल लाइफ सिचुएशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो मेरे एक कजन के बेटे ने अपना बिजनेस सेटअप करना था, देख रहे थे उसके लिए क्या बिजनेस करा जाए, कैसे करा जाए। तो ही सेड कि हम लोग जो है ना फ्रेंचाइज मॉडल कंसीडर कर रहे हैं, कि हमने एक लमसम पैसा जो है एक साइड के ऊपर करके रखा हुआ है बच्चे को सेटअप लगवा के देने के लिए, सेट करने के लिए। और हम लोग ये देख रहे हैं कि कहीं अच्छा फ्रेंचाइज मिल जाए, बंदा बैठेगा वहां पर जाकर के और डे वन से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ऑब्वियसली उसके अंदर होगा ऑपरेशनल XYZ और बाकी सारे मार्केटिंग सेल्स वगैरह, सारा का सारा जो होगा सिस्टम वो होगा। आप में से क्या कभी ने ये चीज फेस करी है किसी ने, या ये चीज प्लान करी है कि अपने बच्चे को सेट करना है, उसको कोई फ्रेंचाइज या डिस्ट्रीब्यूशन या कोई एजेंसी लेकर के दे दी, ताकि अपना धीरे धीरे अपना उसका बिजनेस सेटअप हो जाएगा 6 महीने में, साल में, 2 साल में, और उसका एक अपना बिजनेस सेटअप करने से आपको एक ही फाइनेंशियली पर्सन जो है वो सेट हो जाएगा, इंडिपेंडेंट हो जाएगा। क्या आप में से कभी ये चीज किसी ने अपने खुद के बच्चों के बारे में, या आपके पेरेंट्स ने आपके बारे में, या आपने जनरल अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेशंस के अंदर कभी आपने ऐसा होते हुए देखा है? यस सर। ओके। क्या क्या एक्सपीरियंस करा था गौरव आपने? तो बहुत सारे करें बिजनेस। सो ऑब्वियसली वी वर इनटू स्टील मैन्युफैक्चरिंग अर्लियर। हम्म। फिर उससे स्विच करते हुए हमने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का किया, फिर उसके बाद हमने इंपोर्ट्स का भी किया। फिर देन फाइनली बिफोर सेटिंग अप इनटू द करंट बिजनेस, so हमने ट्रैवल बिजनेस पे सेटअप किया। सो देयर वर लॉट ऑफ चैलेंजेस। नया बिजनेस, क्लाइंट्स कैसे आएंगे, वेंडर्स कैसे सेटअप होंगे, सेल्स कैसे जनरेट होंगी, सो बिल्कुल ठीक है। तो मैं वैसे ही बात कर रहा था। तो मैं जनरली अपने रिलेशंस के अंदर या फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत ज्यादा बात मैं इस बारे में नहीं करता कि मेरा क्या बिजनेस है, मैं क्या करता हूं मैं। बट वैसे ही मैंने उनको थोड़ी सी बात कही, तो उनको मेरी बात सुन के उन्होंने लगा कि क्या आप मेरे साथ चल के उनसे बात कर सकते हैं। अब क्योंकि क्लोज रिलेशन के अंदर थे, तो मैंने कहा हाँ मैं बात कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर फ्रेंचाइज से रिलेटेड जो वहां पर ओनर थे, फ्रेंचाइज ओनर जो आगे हम फ्रेंचाइजेस डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनसे बात हुई मेरी। तो मैंने उनसे सारा का सारा प्लान समझा कि इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे प्रोवाइड करेंगे हेल्प लोगों को हायर करने के लिए।
उसमें जो इंटीरियर की ज़रूरत होगी, उनके पास कनेक्शंस हैं, उनके थ्रू आप करवा सकते हैं। फर्नीचर लेना है, उनके पास कनेक्शंस हैं, वो बना करके दे देंगे, कस्टमाइज़ करके दे देंगे या आपको जो चाहिए कर देंगे। फिर उसके बाद माल भरना है, जो भी माल भरना है वो वहाँ पर माल वही सप्लाई करेंगे। मैंने कहा ये सारी बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को समझ में आ गई। व्हाट इज़ योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी? क्लाइंट चल के कैसे आएगा? उन्होंने एक बात बोली, मैं आपको वो एग्ज़ैक्ट वर्ड फॉर वर्ड मैं आपको बात बताऊँगा, फिर आप मेरे को बताना कि आपको क्या लगता है। उन्होंने बोला कि मेरे पिताजी कहा करते थे, वो प्रोडक्ट ही क्या, जिसको बेचने के लिए उसकी मार्केटिंग करनी पड़े। तो हम तो विश्वास नहीं करते मार्केटिंग वार्केटिंग के अंदर। हमारा तो ऐसे ही चलता है। आज के टाइम पे अब तो आपने ये बात सुनी है, ये वर्ड फॉर वर्ड उन्होंने ऐसी बात मेरे को बताई। क्या लगता है आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं इस बात को सुन करके? ये तो लग रहा है सर कि लिकर शॉप खोल रहे हो जैसे, जिसमें मार्केटिंग की जरूरत नहीं है। नहीं, मार्केटिंग की जरूरत तो मैं कहूंगा उसको भी है, सिर्फ ये हो सकता है कि वो मार्केटिंग अलाउड नहीं है उसको करनी। अगर उसको अलाउड होती तो सबसे बढ़िया मार्केटिंग वही करते। सही बात है। जब से इसके ऊपर बैन हो गया। रिस्ट्रिक्शंस लगी है, हाँ, हम्म। लीगल रिस्ट्रिक्शंस लगी है। ओके। और क्या क्या थॉट्स आते हैं आपके माइंड में इस चीज को सुन के? कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा अगर मैं फ्रेंचाइजी लेने जाऊंगा और वो मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहा है, तो कैसे क्लाइंट लाएगा? तो अगर मैं फ्रेंचाइजी की, जैसे मैं बात कर रहा था, मैं फ्रेंचाइजी बनाना चाहता हूँ प्रोडक्ट, और मैं उसको हम्म। एक विजन ही नहीं दे रहा कि कैसे हम प्लान करेंगे, तो हम्म। वो वाला कि इतना हम जनरेट कर देंगे बिजनेस, तो मैं नहीं दे पाऊंगा या मैं नहीं ले पाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। और आपके माइंड में क्या थॉट्स आते हैं? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? किसी के सर माइंड में कोई आई थॉट नहीं आ रहा आई ये सुन के? आई बताओ I'd जी। like to share कि हाँ जी, बहुत बताओ। वेग स्टेटमेंट लगती है अभी। I've listened to this statement for like 1,000 times now। अच्छा, आपने सुनी हुई है ये चीज पहले? मैंने बहुत। पहले सुनी नहीं हुई थी ये। बताओ आपने किस मैंने कॉन्टेक्स्ट में सुनी है? मैंने सर बहुत लोगों के कॉन्टेक्स्ट में सुनी हुई है, एज इन छोटे। तो बेसिकली वन इंस्टेंस इज दिस कि फैमिली रिलेशन में किसी को स्कूटी का बिजनेस खोलना था, हम्म। और उनको स्कूटी के बिजनेस के लिए जो सामने वाली कंपनी है, दे केम टू दिल्ली। दैट कंपनी वाज वर्किंग इन हैदराबाद, एंड उन्होंने हम्म। फ्रेंचाइज ओपन करना था दिल्ली में। So जी। they got into a touch with my relative, and उन्होंने सेटअप किया। एंड हम्म। when they set up, तो it was about marketing, की मार्केटिंग कैसे करनी है, क्या करना है। तो so हम्म। that company was like कि हमारे हैदराबाद में बहुत सब कुछ है, हमारा यहाँ के लिए हमारा प्रोडक्ट ही सब बेस्ट है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो एंड अभी देन दे हम जो हैड दिस मार्केटिंग एंड सेटअप। सेल्स के सेशन के अंदर बैठे हुए हैं, तो अभी हम्म। क्या है कि जब आप इस सेशन में एंटर करते हो ना, जब हम्म। आपने यहाँ पे आज का बटन दबाया होगा, लिंक जो मैंने दिया है उसको क्लिक करा होगा, तो आपका हम्म। माइंड के अंदर ना मार्केटिंग, सेल्स और वो सारी चीजें आपके माइंड में आई होंगी, जिसको मैं बोलता जी। हूँ बायस्ड माइंडसेट, क्योंकि अब आप जा रहे हो एक हम्म। मार्केटिंग का सेशन अटेंड करने के लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने नाम क्या रखा सेशन का? द वर्स्ट एडवाइस यू विल एवर गेट अबाउट मार्केटिंग, एंड इट इज मोर कॉमन एग्जैक्टली। दैट यू कैन इवन इमेजिन। हम्म। तो अब मैं जो भी बात बोलूंगा, आपका माइंड जो है ना उस बात के ऊपर बायस्ड होगा, क्योंकि मैं बोल ही रहा हूँ वर्स्ट एडवाइस। हम्म। मगर ये बात सुन के कुछ लोगों ने पैसा लगाया होगा ना उसके साथ, तभी वो फ्रेंचाइज मॉडल रन कर रहा है सक्सेसफुली, तभी उसके इतने आउटलेट्स हैं। तो हम्म। इसका मतलब कुछ लोगों को तो बात समझ में आ ही रही होगी। सर वो ना और कन्विंसिंग लगता है एक्चुअली। हाँ, अब और ये बात सुन के अभी आप क्योंकि मार्केटिंग एंड सेल्स का सेशन अटेंड करने के लिए बैठे हो, आपका माइंडसेट जो है दूसरी डायरेक्शन में मैं आपका खींच कर ले जा चुका हूं ऑलरेडी। मैंने जो टॉपिक रखा है वो भी ऐसा रखा है कि मैं कुछ जो भी मैं बताऊंगा उसके बारे में मैं कुछ उल्टा आपको ज्ञान दूंगा। तो आपका माइंड जो है ना एक टाइप के ऊपर बायस्ड हुआ हुआ है। अग्रीड। मगर जो पहली बार ही सुनेगा, जिसने स्टेटमेंट पहले सुनी नहीं है, उसको लगेगा वाओ, ही इज सो कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्रोडक्ट्स, अबाउट हिज सर्विसेज। यार अगर इन्वेस्ट करना है तो फिर इसके साथ ही करना है। और दूसरी चीज लोगों को क्या लगता है, अरे बढ़िया है यार, मार्केटिंग की कॉस्ट बच गई। लाला जी के माइंड में ये भी तो आएगा
कि अगर मैं किसी और फ्रेंचाइज को कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ में, और लेटर से दोनों का फ्रेंचाइज का जो इन्वेस्टमेंट लेवल्स हैं वो सिमिलर हैं, वहां पर वो कह रहा था मैं मार्केटिंग में ये करूंगा वो करूंगा इतना पैसा लगेगा, ये कह रहा है मार्केटिंग की जरूरत नहीं है अपने आप माल बिकेगा, तो मेरे को ये सुन के और भी अच्छा लगता है। तो यहां पर मैं ये कहूंगा ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है जो मार्केटिंग के बगैर बेचा जा सके ढंग से, और उसको एक्सेलरेट ना करा जा सके। मार्केटिंग यूज करके अगर आप उसको एक्सेलरेट करना चाहो तो कर सकते हो सेल्स को। ऐसा कोई प्रोडक्ट या कोई ऐसी सर्विस नहीं है। ओके, मैं आज आपको बताता हूं कि हम सब लोगों के घर में पानी आता है। अगर सबके घरों में पानी आता है, या नदी तालाब समुद्र के अंदर रिवर के अंदर कहीं पर भी हम जाते हैं, फ्री में पानी फ्लो कर रहा है, कोई पैसा नहीं है उस चीज का, तो फिर जो चीज फ्री में अवेलेबल है आप उसको पैसा देकर के कोई खरीदना चाहेगा? नेवर। मगर आपने कभी बिस्लरी का नाम सुना है, एक्वाफिना का नाम सुना है? लोग खरीदते हैं उसको। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ढंग से मार्केटिंग करके अगर कोई आपको ऑक्सीजन बेचेगा ना, आप ऑक्सीजन भी खरीदना शुरू कर लोगे, जो कि फ्री है, जिसने कोई टैक्स नहीं देना, जिसपे कोई आपको पैसा खर्च नहीं करना। एग्जाम्पल बताऊं आपको, याद आ जाएगा आपको। क्या कभी आपने लाइफ में ऐसा समय देखा है जब ऑक्सीजन खरीदनी पड़ी और मुंह मांगी कीमत देनी पड़ी आपको? यस सर। सर वो भूल कैसे सकते हैं? समझ रहे हो? याद दिला रहा हूं मैं आपको कि देखो, ये हो चुका है। मैं कोई नई चीज नहीं बता रहा आपको कि ऑक्सीजन भी लोगों ने बेची थी। तो मैं ये बार बार कह रहा हूं कि कोई भी प्रोडक्ट हो, कोई भी सर्विस हो, अगर आप उसको ढंग से बेचना आ जाए आपको, तो अथाह पैसा बनाया जा सकता है। पॉइंट इज कि लोगों को ये कॉन्सेप्ट एंड कॉन्टेक्स्ट क्लियर नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि मेरे क्लाइंट जो है ना, वर्ड ऑफ माउथ से ही आते हैं। तो इससे उनको क्या लगता है, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स वर्ड ऑफ माउथ से आते हैं, इसलिए मेरे को मार्केटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रोडक्ट अपने आप को ही बेच रहा है। अब जब मैं उनसे बात करता हूं, तो वर्ड ऑफ माउथ के बारे में आपको, अगर मेरे पहले सेशंस आपने करे हैं तो आपको मालूम होगा। तो मैं सिंपली दो तीन क्वेश्चन उनसे पूछता हूं कि वर्ड ऑफ माउथ से जो आप कहते हैं, या सोशल अपना जिसको बोलते हैं ब्रांड एडवोकेसी, मतलब ढंग का कोई नाम हो ना तो उनको लगता है यार कि यार वाह कमाल हो रहा है कुछ उसके अंदर, उसको बोलते हैं सोशल ब्रांड एडवोकेसी। तो अब अगर उस रीजन की वजह से अगर आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, तो क्या आप मेरे को ये बता सकते हैं इस हफ्ते या इस महीने या इस क्वार्टर में कितनी बारी फोन की घंटी बजेगी, कितने वॉक इन होंगे, और कितना बिजनेस आ जाएगा आपका वर्ड ऑफ माउथ की वजह से? तो वहां पे सामने से पलट के क्या जवाब आता है, मनु सर ये कैसे प्रेडिक्ट करा जा सकता है? ये थोड़ी ना प्रेडिक्ट करा जा सकता है कि वर्ड ऑफ माउथ की वजह से मेरे पास कितने कस्टमर्स, कितने कॉल्स है, कितने वॉक इन आ जाएंगे। फिर मैं उनको ये बोलता हूं कि अगर ये चीज आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो क्या आपने कोई प्लान करा है कि बिजनेस को बड़ा करेंगे? हाँ, प्लानिंग तो करिए, बिजनेस को बड़ा करेंगे, मगर ये वाला एस्पेक्ट अगर आपके कंट्रोल में नहीं है कि कितने लोग वॉक इन करेंगे, कितने लोग आपसे फोन कॉल करके आपसे आपसे बात करके आपको लीड देंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर बिजनेस बड़ा कैसे होगा? सो इफ यू कैनॉट कंट्रोल एनीथिंग, यू कैनॉट ग्रो। फिर वहां से पलट के क्वेश्चन आता है कि मैंने, चलो मेरे को ये बात तो समझ में आ गई कि जो आप कह रहे हो कि वर्ड ऑफ माउथ से बिजनेस है, उसको हम ग्रो नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसे तो कोई भी बिजनेस हम ग्रो नहीं कर सकते, कोई भी स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्या आपके माइंड में, किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है वर्ड ऑफ माउथ का तो समझ में आ गया, मगर क्या कोई और टेक्निक है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसको हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं? तो मैंने उनको बोला फॉर एग्जाम्पल कि देखो, अगर आपने जो है लेट से गूगल एड्स के ऊपर पैसे स्पेंड करे, या फेसबुक एड्स के ऊपर पैसे स्पेंड करे, या किसी एक्सवाइजेड के ऊपर करे, पहले महीने में आपको मालूम नहीं होगा कि मेरे को क्या रिजल्ट आएंगे, तो आप जो है ना छोटे पैसे के ऊपर स्टार्ट करोगे। जैसे आपको मालूम होगा, मैं 2K 1W के बारे में बहुत बात करता हूं कि आप 2,000 पे एक हफ्ते के अंदर स्पेंड करो, देखो उसकी वजह से क्या रिजल्ट्स आते हैं। एंड दिस इज अ फेसबुक स्ट्रेटजी एंड इंस्टाग्राम स्ट्रेटजी, दिस इज नॉट फॉर गूगल एड्स। अब आपने 2,000 पे स्पेंड करे, आपने देखा मेरे पास कुछ लीड्स आ गई, क्या वो काम की हैं? आपने ये भी चेक कर लिया, हाँ यार लीड्स तो काम की हैं। अब आपको जो है, कोई चीज आप पहली बारी करते हो और वो हो जाती है, या कोई चीज पहली बारी होती है, मैं इसको बोलता हूं
इट कुड बी ए फ्लूक। अगर कोई चीज 2 बारी होती है, मैं उसको बोलता हूं इट कुड बी ए कोइंसिडेंस। अगर कोई चीज 3 से ज्यादा बारी होती है तो इट बिकम्स ए पैटर्न, मैं बोलता हूं कि इट इज ए पैटर्न नाउ। तो आपको क्या देखना है कि अगर आपने फेसबुक एड्स के ऊपर, इंस्टाग्राम एड्स के ऊपर, गूगल एड्स के ऊपर, एसईओ के ऊपर, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर, व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर, यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, XYZ जो भी आपकी टेक्निक है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, आपने उसके ऊपर काम करा। अब आपने ये देखा कि मैंने ये काम करा या इतना पैसा लगाया, मेरे को इतनी लीड्स आई। अब आपके पास पिछले 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का डेटा है जिसको आप देख करके बता सकते हो, जब मेरे पास इतनी लीड्स आती हैं तो ऑन एन एवरेज उसमें से इतनी लीड्स मेरे लिए क्वालिफाइड होती हैं, काम की होती हैं, और उसके बाद उसमें से इतनी लीड्स कन्वर्ट हो जाती हैं। जब आपने ये कैलकुलेशंस निकालनी शुरू करी, इसको टेक्निकली बोला जाता है बिल्डिंग योर मार्केटिंग फनल और बिल्डिंग योर सेल्स फनल। मैं टिपिकली जितने भी ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, आई ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम देम। मैं बोलता हूं कि यार पैसा कितना लगाया, पैसा कितना आया। अगर आपको ये इक्वेशन समझ में आ जाए, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री, समटाइम्स आपको 1 महीने में ये इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, समटाइम्स ये 3 महीने में इंफॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, समटाइम्स उससे 6 महीने लग जाए आपको इस इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के अंदर। बट द मोमेंट यू हैव दिस इंफॉर्मेशन कि मैंने 1 लाख रुपया लगाया, इसमें इतनी लीड्स मेरे पास काम की आई, इतनी लीड्स जो है मेरी कन्वर्ट हो गई, आपके पास ये इक्वेशन, ये नंबर्स आने शुरू हो गए। अब आप ये इसको प्रोजेक्ट करना शुरू कर सकते हो कि अगर मैं 1 लाख रुपया लगाता रहता हूं तो मेरे पास हर महीने इतना बिजनेस आता रहेगा। अब इसको आप प्रोजेक्ट भी करना शुरू कर सकते हो, इंट्रापोलेट करके, कि अगर मैं एक की जगह पे 1.5 लाख रुपए कर देता हूं तो मेरा 150% से वहां पर बिजनेस ग्रो नहीं होगा, मगर 20-25% से मेरा ग्रो हो जाएगा। ओके। ऐसा कभी भी नहीं होगा मार्केटिंग के अंदर कि अगर आप आज 1 लाख रुपया खर्च कर रहे हो और आपने सोचा कि अगले महीने में 10 लाख रुपए खर्च करूंगा, और अभी मान लीजिए 1 लाख रुपया खर्च करके आपके पास 50 लाख का बिजनेस आ रहा है, तो 10 लाख करने से 5, उल्टा, ये उल्टा इसका जरूर हो सकता है कि अभी आप 1 लाख रुपया खर्च करते हो, 50 लाख का बिजनेस आया है। आपने 10 लाख रुपए खर्च करे, 55 लाख का या 60 लाख का बिजनेस आ गया। ये जरूर हो सकता है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपने 1 से 10 करा और वहां पे 50 का 5 हो गया। ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग जो है ना, कभी भी लीनियरली स्केल नहीं करती। मार्केटिंग को लीनियर स्केल कभी भी नहीं होता। मार्केटिंग इज नॉन लीनियर, कि आपकी क्या एड है, क्या आपकी टारगेटिंग है, क्या आपने बजटिंग करी है, क्या आपने मैसेजिंग करी है, उसके बाद आपका लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम क्या है, उसके बाद लीड्स अगर आपकी बढ़ रही है तो हैंडलिंग मैकेनिज्म आपका बेटर हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद आपकी सेल्स पिच क्या है, उसके बाद आपका फॉलोअप क्या है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं मार्केटिंग एंड सेल्स के अंदर जिसके ऊपर आपकी मार्केटिंग की आउटकम या सेल्स की आउटकम डिपेंड करती है। अब लोग ये सारी की सारी चीज छोड़ के, क्योंकि ये डिफिकल्ट है ना, ये सारी चीज समझना, इसको इंप्लीमेंट करना, वो सबसे सिंपलेस्ट चीज के ऊपर आ जाते हैं। कहां पर? जहां पर उनको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती, विच इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि उस पे ये सब करने की चीज की जरूरत ही नहीं है। मैंने गौरव से बात करी, गौरव को बहुत अच्छा लगा, गौरव ने अपने फ्रेंड को बोला ये प्रोडक्ट तेरे को लेना है, आंखें बंद करके मनोज बजाज से बात कर ले, बेस्ट प्रोडक्ट है, मेरा नाम ले दियो, बेस्ट प्राइस भी लगा देंगे वो। मेरे पास वो बंदा आया, बोला जी गौरव जी ने आपका नाम बताया है, क्या देते हो आप? ये है जी, ये मेरे को रिक्वायरमेंट इतने का होगा, हाँ जी, बेस्ट प्राइस क्या लगोगे? मैंने कहा चलो आप गौरव जी के थ्रू आए हो, आपको 10% का आपको मैं एडिशनल डिस्काउंट दे देता हूँ, ये लो, खत्म हो गई। ऐसा ही होता है ना? होता है ना ऐसे? Yes. तो इसके अंदर एज ए सेलर मेरे को मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। तो अब क्योंकि मेरे को मेहनत नहीं करनी पड़ी, मेरी डिपेंडेंस किसके ऊपर आएगी? गौरव के ऊपर। अब आप यहां पर अगर इसको ध्यान से समझो, मैं आपको अभी एक इक्वेशन में आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो कि आपके पास कुछ लीड्स आई, आपने उनसे बात करी, उनको कन्वर्ट करके आपके कस्टमर आपने बना लिया उनको। अब एक हैप्पी कस्टमर नया कस्टमर भेजेगा या एक सैड कस्टमर या नॉट सो हैप्पी कस्टमर आपको नया कस्टमर भेजेगा? आपको एक हैप्पी कस्टमर से लीड आने का या रेफरल बिजनेस आने का स्कोप बहुत ज्यादा हाई है। तो इसका मतलब आपको उनको खुश करना पड़ेगा। अब सारे कस्टमर्स जो हैं, रेयरली मैंने कभी आज तक देखा नहीं है जिसमें कहें कि 100 कस्टमर रहते हैं, 100 के 100 ही खुश हैं, सुपर एक्साइटेड है। ऐसा होता नहीं है।
आप पूरी जी तोड़ के, जी जान की, आत्मा चुसवा के, खून पिला के आप पूरी मेहनत कर लो, 100 में से 100 कस्टमर कभी खुश नहीं होंगे। मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, मगर मैंने ऐसा देखा नहीं है। अब इसका मतलब कि पहले तो उनको खुश करने के अंदर आपकी आत्मा चूसेगी, आपका खून चूसेगा। उसके बाद आपको अगर मैंने इतना खुश कर दिया, अब आपके पास कभी कोई पूछने के लिए आएगा, कभी कोई पूछने के लिए आएगा, तभी ही तो जाकर आप उसको बताओगे कि हाँ यार, ये ले, मनोज बजाज से बात कर ले। अब मेरा क्या कोई कंट्रोल है आपसे कितने लोग पूछेंगे, आप कितने लोगों से जाकर के मिलोगे, और उसके बाद कितने लोगों को आप ये बताओगे कि जाके मनोज बजाज से बात कर ले? मेरा कोई कंट्रोल ही नहीं है इस चीज के ऊपर। अब यहां पर मैं आपको एक तो कुछ नंबर्स देना चाहूंगा यहां पे। अ, आपको ये मालूम है कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस सेगमेंट के अंदर हो, तो उसके अंदर जो लोग खरीदने के इच्छुक होते हैं, ये जिनके माइंड में आपके टाइप का प्रोडक्ट या सर्विस लेने की इच्छा होती है या माइंड में थॉट होता है, उसमें से 93 टू 94% जो है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट के अंदर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च सेगमेंट। मैं अगर आपको इसको ब्रेक डाउन करूं, तो आप में से कभी किसी ने फोन लिया होगा पिछले 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में। तो जैसे ही आपने फोन लेने का थॉट आपके माइंड में आया था, उसका कोई रीजन रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा फोन 2-3 साल पुराना हो गया है, आई नीड टू बाय ए न्यू फोन। या फिर कोई नया मॉडल लॉन्च हुआ है, अब मेरे को हो गया है, 1 साल हो गया है यूज करते हुए, चल मैं फोन अपग्रेड कर लेता हूँ। या फिर आपके फोन की स्क्रीन क्रैक हो गई है या कोई दिक्कत आई है, आपने कहा मैं स्क्रीन व्रीन छोड़ क्या कराऊंगा, मैं फोन अपग्रेड कर लेता हूँ। या फिर आपको कोई ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि आप कोई भी ऐप ऑन करते हो, उसमें कोई एरर आ जाती है। कोई भी आप ऑन करते हो, उसके अंदर आता है नॉट एनफ स्पेस। आप परेशान हो गए हो, बैकअप ले लेके इधर उधर डाटा ट्रांसफर कर करके आपने कहा यार छोड़, बेकार है, नया फोन ले लेता हूं। या फिर आपको किसी को गिफ्ट करना है, अपने मॉम को, सिस्टर को, गर्लफ्रेंड को, या वाइफ को, या किसी को आपने गिफ्ट करना है। या फिर अब आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एक्सपैंड कर रहे हैं, आप उनको सब ऑफिशियल नंबर प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपने नए मोबाइल फोन ले लिए उनको देने के लिए। सो कोई ना कोई रीजन है जिसकी वजह से आपके माइंड में ये थॉट आया कि आई नीड टू बाय ए न्यू मोबाइल फोन। इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जिस पॉइंट के ऊपर आपके माइंड में ये थॉट आता है आई नीड टू बाय ए न्यू मोबाइल फोन, इज कॉल्ड स्टेज ऑफ अवेयरनेस। अभी अभी आपका माइंड अवेयर हुआ कि मेरे को ये चीज की आवश्यकता है, मेरे को ये चीज लेनी है। अब यहां पर एक बहुत अमेजिंग चीज होती है आपके माइंड में। मालूम है क्या होता है कि अगर आप इस पॉइंट ऑफ टाइम से जस्ट पहले की बात करते हो, आप वहां पर खड़े हुए हो, जा रहे हो, आपने कोई होर्डिंग देखा, आपने कोई दुकान देखी, आप कोई मैगजीन देख रहे हो, आप कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, कहीं पर कोई ऐड है, उससे पहले अगर मोबाइल फोन की अगर ऐड आती, तो आप उसको इग्नोर कर देते या स्किप कर देते। द वेरी मोमेंट, द वेरी इंस्टेंट आपके माइंड में जैसी थॉट आया आई नीड टू बाय न्यू मोबाइल फोन, सडनली वो ऐड आपको दिखनी शुरू हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्टेज ऑफ अवेयरनेस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है कि मेरे को एक फोन लेना है, तो सडनली ये सारी इंफॉर्मेशन आपका माइंड जो है ना एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, और नेक्स्ट स्टेज के ऊपर जाता है, जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या होता है कि आप बहुत तेजी से ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हो, और देख रहे होते हो कि यार ये मैंने नया मोबाइल फोन लॉन्च हुआ है, क्या ये मैं ले सकता हूं, इज दिस सूटेबल फॉर माई नीड और नॉट। अब वो क्या हो सकता है? लेट अस से कि आप में से कभी किसी ने पिछले 1, 2, 3, 4 महीने में कोई मोबाइल फोन खरीदा हो, तो आप मेरे को बता सकते हो क्या बजट सोचा था आपने मोबाइल लेने से पहले? कितना था आपका बजट? सर मैं बताऊं? हाँ सर जी, बोलो। बजट मैंने 1,30,000 का आसपास का रखा था। ठीक है, सो लेट अस से 1 लाख हाँ। का मान लेते हैं, जस्ट फॉर इजी कैलकुलेशन एंड हम्म। अंडरस्टैंडिंग। अब वहां पर लेटेस्ट से आपने देखा कि एक बहुत ही सुंदर सा मोबाइल फोन है, हीरो हीरोइन जो आपस में बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, और वो फोन दिखा रहे हैं 27,000 का है। फिर आपके माइंड में आएगा कि यार 27,000 में तो मैं 1 लाख के अंदर 4 फोन ले लूंगा, थोड़ा बहुत नेगोशिएट करके। आप ले लोगे क्या वहां पे 4 फोन वो? नहीं। और यही चीज आपने देखा कि लेटेस्ट से आपका 1 लाख का बजट है, और वहां पर दिखाया कि एक ऐसा फोन लॉन्च हुआ है जो 1.25 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का है। तो क्या आप फटाफट से ले लोगे? यार ये तो बहुत अमेजिंग फीचर है, इसमें बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है।
तो मेरा बजट तो 1 लाख का था, मगर मैं 2.25 लाख का या 2 लाख का या 2.25 लाख का फोन ले लेता हूं। ऐसा भी नहीं होगा। हाँ, 5-10 हजार पे ऊपर नीचे की कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 90-95 में आ जाए, 1-5 1-10 में आ जाए, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मगर अगर मेरा बजट 1 लाख का है तो मैं 2 लाख का, 2.5 लाख का, 2.25 लाख का फोन नहीं लूंगा मैं। ओके। तो अभी अभी क्या हुआ, ये मैंने क्राइटेरिया जो अपने माइंड में बनाया हुआ था उसके अगेंस्ट मैंने जज करा कि वुड आई बी इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस फोन। तो आपने उसको सस्ता होने के बावजूद भी रिजेक्ट कर दिया, और एक महंगा था उसके ऊपर रिजेक्ट कर दिया। फिर आप ये हो सकता है सोचोगे कि यार मेरे को जो है ना फोटोग्राफ्स के ऊपर या वीडियोस के ऊपर बहुत काम करना होता है, इसका कैमरा लेंस या कैमरा क्वालिटी कैसी है। फिर आपके माइंड में आएगा इसका स्क्रीन कैसा है। फिर आपके माइंड में हो सकता है कोई और फीचर फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी के ऊपर कोई बात करनी हो सकता है आपको लगे कि यार मेरा तो बिजनेस रिलेटेड फोन है, मैं चाहता हूं कि इसके अंदर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स हो। तो आपको मालूम है ऐसे फोन्स आते हैं 3-3 लाख के, 5-5 लाख के, जिसमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। ओके, या उससे महंगे भी हो सकते हैं। तो अब आप एक हो गया, ठीक है सिक्योरिटी, मेरे को इतनी भी सिक्योरिटी क्या करनी है 5 लाख का फोन लेकर के, मेरा ये लाख रुपए वाला ठीक है, इतनी सिक्योरिटी से मैं काम चला लूंगा। तो आप जो है बहुत सारे क्राइटेरिया के ऊपर आप डिसीजंस ले रहे होते हो, और उसके बाद फाइनली आपको लगता है यार मैंने 10-15-20 मॉडल्स देख लिए हैं, इसमें से ये 2 या 3 मॉडल्स जो है ना बेस्ट लग रहे हैं। जैसे ही आपने ये चीज कही कि ये मेरे को 2 या 3 मॉडल्स बेस्ट लग रहे हैं, मेरी रिक्वायरमेंट मेरे बजट के हिसाब से, मेरी नीड्स के हिसाब से ये पूरे फुलफिल कर देंगे, अब आप एक नई स्टेज के अंदर आ गए हो जिसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ प्रेफरेंस। कि अब आपने अपनी प्रेफरेंस बिल्डअप कर लिया है कि इन दोनों तीनों में से मेरे को कोई भी बेस्ट मेरे को प्रोडक्ट है, मेरी नीड को सर्व करेगा, मेरी बजट के अंदर है, इन दोनों तीनों में से मेरे को जिसमें बेस्ट डील मिल जाएगी मैं उसको हाँ कर दूंगा, मैं ले लूंगा। इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ प्रेफरेंस। अब आपने स्टेज ऑफ प्रेफरेंस के अंदर देखा, लेटेस्ट से आपने सैमसंग का, लेटेस्ट से आपने आईफोन का, लेटेस्ट से आपने कोई और आपने आइडेंटिफाई करी थी, इसका ये मॉडल, इसका ये मॉडल, इसका ये मॉडल, इसमें से बेस्ट डील कौन से मिल जाए। जैसे ही आपको इसमें से बेस्ट डील मिलती है, आप उसको पेमेंट करके फाइनल कर लेते हो। अब आपके माइंड में फिर एक क्राइटेरिया चल रहा होता है यहाँ पर कि यार ऑनलाइन से प्राइस देखूंगा, अमेजोन के ऊपर इतना आ रहा है, फ्लिपकार्ट के ऊपर इतना आ रहा है, मगर यार मेरे को ना कंफर्ट नहीं है ऑनलाइन के ऊपर लाख रुपए का फोन लेने के अंदर, 1.25 लाख रुपए का फोन लेने के अंदर। क्योंकि आपने कभी सुना था कि किसी ने आईफोन ऑर्डर करा था, उसके पैकेज के अंदर ईंट निकली या साबुन निकला। आपने कभी किसी के टाइम के ऊपर सुना था, कोई रिपोर्ट या कोई वीडियो या कोई आपने न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ पढ़ी थी, तो आपका मन नहीं मान रहा यार 1 लाख 1.25 लाख रुपए का रिस्क लेना नहीं है मेरे को, मैं वहीं से खरीदूंगा जो मेरी सामने वाली शॉप है जहां से मैं लेता आया हूं। अब आप उसके पास या तो कॉल करोगे या जाओगे, उसको बोलोगे यार ये XYZ मॉडल कितने का है, वो कहेगा जी इतने का है। अब आपको मन में बड़ी खुशी होगी कि ऑनलाइन पे इतने का मिल रहा था, यहाँ पे बेटर डील मिल रही है, तो अचानक से आपके मन में खुशी होगी। अगर वो कहता है जी नहीं ये इतने का है, वो ज्यादा प्राइस बताता है, वो बोलता है जी आपने उसको बोला कि ऑनलाइन में तो इतने का है, आप तो ज्यादा प्राइस बता रहे हो। अब या वो प्राइस मैच कर देगा, या वो हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर दे। अब हो सकता है कि फिर भी अभी भी उसका प्राइस ज्यादा हो, तो आप अपने मन में ये तसल्ली कर लेते हो यार कोई बात नहीं यहीं से ले लेता हूं, ऑनलाइन के ऊपर मैं लाख रुपए का रिस्क लेने से बजाय 500-800 रुपए, 1000 रुपए इसको ज्यादा दे देता हूं मैं, कि कल को कोई दिक्कत होगी तो ये बैठा है, और इतने पुराना फैमिली के अंदर मैंने इतने फोन्स लिए हैं, कम से कम ये उसका लिहाज करेगा, या कभी कोई दिक्कत होगी तो हेल्प कर देगा। आप में से किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है कि आपने ऑफलाइन में फोन लिया शोरूम से, और शोरूम वाले ने आपको ऑनलाइन प्राइस से ज्यादा प्राइस के ऊपर दिया और आपने खुशी खुशी ले लिया। करा आप में से कभी ये चीज एक्सपीरियंस किसी ने? हाँ जी सर। कितना डिफरेंस था ऑनलाइन प्राइस और इसके प्राइस के अंदर जहां से आपने खरीदा था? 5-7% का फर्क। 1,500 रुपए का ही फर्क होता है, 500-800 का ही फर्क होता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। अब सेकंड चीज जो हुई होगी वहां पर, उसने आपको फोन का कवर, स्क्रैच गार्ड, पावर बैंक, चार्जर, XYZ कुछ और बेचा था जहां से आपने फोन लिया था, या उसकी इंश्योरेंस या उसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एडिशनल वारंटी वगैरह कुछ बेची थी जब आपने फोन लिया था? वो भी सब कुछ खरीदा आपने, वो भी सब कुछ खरीदा आपने। तो अब यहां पर देखो कि ये जो अभी अभी मैंने आपको बताया प्रेफरेंस से कन्वर्जन वाली स्टेज जो बताई है, आपको मालूम है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर 3% लोग होते हैं जो इस स्टेज के अंदर होते हैं, जो प्रेफरेंस स्टेज के अंदर होते हैं और वो कन्वर्ट होने के लिए रेडी होते हैं। क्यों मैंने आपको ये स्टोरी सुनाई है? 93-94% लोग जो होते हैं वो ऊपर की 3 स्टेजेस में होते हैं।
कौन सी स्टेज? अवेयरनेस, कंसिडरेशन एंड प्रेफरेंस। इन 3 स्टेजेस के अंदर होते हैं 93-94% लोग। 3% होते हैं जो कि प्रेफरेंस मोड के अंदर होते हैं, प्रेफरेंस स्टेज के अंदर होते हैं, जो रेडी होते हैं कुछ भी माल खरीदने के लिए, बस उनको बेस्ट डील मिल जाए, बेस्ट उनको जो है प्राइसिंग मिल जाए। अब आप में से किसी के माइंड में थॉट आ रहा है ये कि 93 94 वो हो गए, 3 ही हो गए, तो 96 97% हुए, बाकी 3% कहां गए? क्या किसी के माइंड में ये थॉट आ रहा है? आया तो था। कहां गए बाकी 3% हाँ जी। लोग? These बाकी 3 to 3 लोग 4% people would die, would fall terminally sick. They would do anything in their power to delay or avoid this decision. अब ये खुद भी हो सकता है पर्सन, ये उसके इन्फ्लुएंसर्स भी हो सकते हैं जो बोलेंगे सर क्या जरूरत है लाख रुपए का फोन खर्च करने की, ये लो 25,000 में बढ़िया काम चल रहा है, या फिर कोई और चीज। अब आपको यहां पर देखना है 3 से 4% लोग होंगे जो डिसीजन मेकिंग कभी कर ही नहीं पाएंगे, या वो अवॉइड करेंगे या डिले करेंगे, हटा दो इनको। अब आपने ये समझना है कि आपके पास टोटल मार्केट बची 97%। 97% में से जो लोग खरीदने के लिए अभी रेडी हैं वो कितने हैं? 3%। उन 3% को आपने कुछ बेचा, उसके बाद आपने उनको खुश करा। अच्छा, वो 3% जो है पूरी मार्केट के लिए है, वो ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे 3% आपकी झोली में आके गिर जाएंगे। वो 3% पूरी इंडस्ट्री के अंदर हैं, उसका भी आपका एक छोटा सा फ्रैक्शन, उस 3% का भी छोटा सा फ्रैक्शन आपसे बिजनेस करेगा। ये बात समझ में आ रही है? उस छोटे फ्रैक्शन में से कुछ लोग आपसे खुश होंगे और वो जाकर के आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करेंगे जहां से आपको और बिजनेस आएगा। तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि बिजनेस की पूरी पूरी अंडरस्टैंडिंग आप देखो, इंडस्ट्री में कितना बिजनेस है, उसमें से खरीदने के लिए कितने लोग रेडी हैं, उसमें से थोड़ा सा छोटा सा फ्रैक्शन आपके बिजनेस का आपकी झोली में आके गिर गया, उसके बाद उसमें से कुछ लोगों ने आपकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करी या आपकी मार्केटिंग करी, या उनमें से किसी ने कुछ लोगों ने इनसे पूछा कि यार मेरे को ये खरीदना है, और चांस की बात है गौरव ने वो प्रोडक्ट मेरे से खरीदा हुआ था, ही वॉज हैप्पी, एंड इसने कहा आंखें बंद करके मनोज बजाज से खरीद ले। तो अब आप यहां पर देखो कि आपने मार्केट कितनी बड़ी थी और आप उसके कितने छोटे से सेगमेंट के ऊपर अपना बिजनेस रन कर रहे हो। नाउ, जब भी मैं बात करता हूं वर्ड ऑफ माउथ बिजनेस की, मैं बोलता हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स के ऊपर मैं बेस करता हूं, तो मैं कहता हूं कि बिजनेस जो आप जनरेट कर रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, वो इस जन्म के कर्मों का फल नहीं है वो। ये बात समझ में आ रही है आपको? सो आपको फोकस चीज के ऊपर करना है, किस चीज के ऊपर करना है? यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो है 3% के भी फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंडेंट ना हो बिजनेस के अंदर। आपका बिजनेस का डिपेंडेंसी कहां पर बिल्ड होना चाहिए? 93 94 95% लोग जो इस टाइम के ऊपर रिसर्च मोड में है, और 3% जो इस टाइम के ऊपर बाय करने के लिए रेडी है, योर बिजनेस मार्केटिंग मस्ट बी फोकस्ड ऑन देयर बाइंग बिहेवियर। मैंने जो आपको एक्सप्लेन करा उसको हम बोलते हैं बाइंग फनल। कितने लोगों को बात ये मालूम है? देयर इज समथिंग नोन एज बाइंग फनल। कितने लोगों को मालूम है ये चीज जो मैंने एक्सप्लेन करा कि द मोमेंट यू थिंक ऑफ बाइंग समथिंग, यू ट्रिगर स्टेज ऑफ अवेयरनेस, देन यू गो टू स्टेज ऑफ कंसिडरेशन, देन यू गो टू स्टेज ऑफ प्रेफरेंस, देन यू गो टू कन्वर्जन, जहां पर एक्चुअल ट्रांजैक्शन होती है। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं बाइंग फनल के अंदर। अब आप मेरे को बताओ कि आपकी मार्केटिंग किस तरीके से प्लान करनी चाहिए आपको, एग्जैक्टली इन सिंक विद द बाइंग फनल। If you have to market your product well, your marketing must always be in sync with the buying funnel. अब जो आपकी मार्केटिंग फनल होगी या जो आपकी सेल्स फनल होगी वो एग्जैक्टली इन सिंक में होगी, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे। अगर आपकी सेल्स फनल बाइंग फनल के सिंक में नहीं है, आपके रिजल्ट्स कभी भी नहीं आएंगे। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? और कितने लोगों को कुछ नया कॉन्सेप्चुअली समझ में आया बात और मजा आ गया? अगर समझ में आई तो लिखो MAG, मजा आ गया, चैट में। मनोज सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी।
मनु सर, जो आपने बोला रिसर्च, कंसिडरेशन एंड देन व्हाट वाज द थर्ड स्टेज? पहला है अवेयरनेस, ओके दूसरा है कंसिडरेशन, ओके तीसरा है प्रेफरेंस ओके। और चौथा है कन्वर्जन। और ये सभी आइटम्स में होता है ये स्टेज? हर प्रोडक्ट के अंदर होता है। डिफरेंस क्या होता है, आपको मैं ये बता देता हूं। अगर प्रोडक्ट की कॉस्टिंग या प्राइसिंग जो है बहुत कम होती है तो आपको हम्म पता भी नहीं लगता कि आप तीनों चारों स्टेजेस से फटाक से निकल जाते हो। बट हम्म। जैसे जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ती जाती है आप हर स्टेज के अंदर बहुत ज्यादा टाइम लगाना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई 1-1.5 करोड़ का 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदनी है तो आप 2 सेकंड में डिसाइड नहीं कर सकते, या आधे घंटे में, या 1 घंटे में, या 1 दिन में डिसाइड नहीं कर सकते। आपको हम्म 30, 40, 50 लाख की गाड़ी खरीदनी है तो आप आधे घंटे में, 1 घंटे में डिसाइड नहीं करते। हम्म अच्छा, अब आप, हो सकता है आप में से कोई जना ये कहे कि सर नहीं नहीं, आई डोंट एग्री विद यू, मेरे को गाड़ी लेनी थी, मैंने आधे घंटे में माइंड मेकअप कर लिया मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है। तो जब मैं उनसे डिग करता हूं कि अच्छा आधे घंटे में कैसे मेकअप कर लिया आपने माइंड, आपने कितनी गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव ली थी, कितनी गाड़ियों को देखा। नहीं नहीं सर, मेरा तो ब्रदर इन लॉ है, वो तो एक्सपर्ट है, मैंने उससे पूछा ये बजट है, ये रिक्वायरमेंट है, उसने बोला ये गाड़ी ले लो, मैंने जाके बुक करा दी। इसका मतलब ये रिसर्च आपके बिहाफ पे किसी और ने ऑलरेडी कर रखी थी। ये सारा का सारा प्रोसेस किसी और ने आपके बिहाफ पे कर रखा था। आपने उसके ऊपर ट्रस्ट करके जो उसने बोला आपने आंखें बंद करके मान लिया। मगर अगर उसने वो रिसर्च नहीं करी होती तो अब इस टाइम के ऊपर उसका ही आपका सारा टाइम लगता उसके ऊपर, क्योंकि 50 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, फॉर दैट मैटर किसी ने ऑल्टो लेनी है, या फॉर दैट मैटर किसी ने एक गाड़ी लेनी है जो 2.5-3-4 लाख रुपए की है, टाटा नैनो लेनी है, वो भी लेट से 3-4 लाख रुपए की है। वो 3 या 4 लाख वाला जो बंदा होगा जिसने वो गाड़ी लेनी है वो भी पूरा टाइम लगाएगा। ऐसा नहीं है कि वो 10 मिनट में डिसाइड कर ले, क्योंकि 2.5-3 लाख की तो गाड़ी है, 10 मिनट में डिसाइड करके फाइनल करो, क्योंकि उसका 2.5-3 लाख रुपया उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। जैसे आपके लिए 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ आपके लिए बड़ा अमाउंट होगा, उसको आप डिसीजन मेकिंग के अंदर ये पूरी स्टेजेस को आप ध्यान से उसके ऊपर टाइम लगा करके चलोगे। इसी हिसाब से जिसने 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी लेनी है उस टाइम के ऊपर वो 2.5-3 लाख रुपए उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, क्योंकि हो सकता है वो लोन प्लान कर रहा होगा, XYZ 50 चीजें वो देख रहा होगा कि मेरी EMI कैसे जाएगी, या मैं कैसे पे करूंगा, या मेरे को फर्स्ट हैंड लेनी चाहिए, या सेकेंड हैंड लेनी चाहिए, या न्यू लेनी चाहिए, या यूज लेनी चाहिए। उसके दिमाग में भी ये सारे फैक्टर्स चल रहे होंगे। डज दैट मेक सेंस? यस यस। तो सर ये जो स्टेजेस हैं मनुज सर, इसके अकॉर्डिंगली हमारी जो फनल है, सेल्स फनल, उसको जी वो किस तरह से डिजाइन होनी चाहिए, वो तो हमारी। बिल्कुल ठीक है। अब आपको यहां पर देखना है कि आप जो है टारगेट किसको करना चाहोगे। जो इनिशियल 3 स्टेजेस हैं उसमें बहुत सारा डेटा लोग प्रोसेस कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च, मार्केट रिसर्च। कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्क्रीन साइज कितना है, पिक्सल कितना है, कैमरा कैसा है, स्टोरेज कैसी है, बैकअप कैसे लूंगा, बैकअप की जरूरत ही नहीं है, XYZ 50 चीजें माइंड में चल रही होती हैं जब हम फोन ले रहे होते हैं। अब यहाँ पर ये सारे के सारे फीचर्स, फंक्शनैलिटीज आप कंपेयर कर रहे होते हो बड़े सारे प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्टडी करके, जिसको हम बोलते हैं रिसर्च। अब आपकी मार्केटिंग क्या होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए। वाइल पीपल आर रिसर्चिंग, ध्यान से समझना है इस बात को, आपके ज्ञान के चक्षु खुल जाएंगे एकदम से। वाइल पीपल आर इन द रिसर्च मोड, इफ यू हेल्प देम रिसर्च बेटर, फास्टर, चीपर। चलें आगे। इफ यू हेल्प देम रिसर्च बेटर, फास्टर, चीपर, you will be, or your product will be, one of the 2 or 3 options to deal with, or you will be the only option to do business with। ये बात बहुत डीप है, बहुत गहरी है। 1 मिनट इसको समझो, आपको मजा आ जाएगा। इफ यू हेल्प देम complete their research better, faster, cheaper, then your product would either be one of the 2, 3 options to do business with, or you will be the only option to do business with।
ये कैसे करते हैं हम सर? पहले तो इस चीज को ना समझना बड़ा जरूरी है कि जो जी। मैंने अभी अभी आपको बताया है इससे समझ क्या आई है आपको। मैंने आपको ये बोला था कि अवेयरनेस, उसके बाद कंसिडरेशन, उसके बाद प्रेफरेंस। यस। प्रेफरेंस स्टेज के अंदर जब आप आ जाते हो तो आपको मालूम होता है यार ये दो तीन ऑप्शंस हैं, इसमें से जो मेरे को बेस्ट डील मिल जाए मैं उसको ले लूंगा। हम्म। अब अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस उन दो या तीन ऑप्शन में से है ही नहीं तो क्या आपका माल बिक जाएगा? नहीं। तो आपको जो है उनको इस तरीके से हेल्प करनी है कि जब प्रेफरेंस स्टेज में पहुंचे तो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस उनके माइंड में होनी तो चाहिए कि यार ये बेस्ट है, इसमें से जो लूंगा मैं इसी में से ही लूंगा। अगर आप वहां पर हो ही नहीं, आपका माल बिकना ही नहीं है। और दूसरा, एक बेटर सिचुएशन कि अगर आपने उनको इस तरीके से एजुकेट करा कि उनको लगता है कि अगर राजेंद्र जी का माल नहीं खरीदा तो मेरा सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा, अगर खरीदना है तो राजेंद्र जी से ही खरीदना है, इसका मतलब यू आर द ओनली ऑप्शन टू डू बिजनेस विद। ये यस। बात समझ में आई आपको? बिल्कुल आई सर। जब आपने इस तरीके से उनको एजुकेट करा, इस तरीके से आपने मार्केट करा दैट यू आर द ओनली ऑप्शन टू डू बिजनेस विद, कंपटीशन खत्म, प्राइस कंपैरिजन खत्म, मुंह मांगी कीमत आप वसूल सकते हो। हम्म। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा दो टाइप की कॉन्वर्सेशंस होती हैं। लेट अस से आपसे किसी ने बात करी, बोला कि क्या प्राइस है, आपने बोला जी ये 100 रुपए का है। अब यहां पे दो टाइप के कॉन्वर्सेशंस होते हैं, आप मेरे को बताना आप ज्यादातर कौन सा कॉन्वर्सेशन सुनते हो। फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन जहां पर लोग आपको बोलते हैं क्या बात कर रहे हो राजेंद्र जी, 100 रुपए का, सामने वाला तो 93 रुपए का दे रहा है। हम्म। मैच कर दोगे तो आगे बात करेंगे, कुछ आसपास में भी होगे तो आगे सोचेंगे, नहीं तो हमारे को तो आपकी बात समझ में नहीं आई। दैट इज कॉन्वर्सेशन नंबर 1। कॉन्वर्सेशन नंबर 2 कहेगा देखो राजेंद्र जी, बिजनेस आपके साथ ही करना है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या दे रहे हैं, कितने का दे रहे हैं, आप 100 रुपए का दे रहे हो, आप जो बेस्ट प्राइस देख सकते हो आपके आप लगा सकते हो लगा दो, काम स्टार्ट कर दो। हम्म। दो टाइप की कॉन्वर्सेशन है। आप ज्यादातर कौन सी कॉन्वर्सेशन सुनते हैं, पहले टाइप वाली या सेकंड टाइप वाली? दोनों, हमारे केस में दोनों ही आती हैं सर। जैसे हमारा तो नहीं, मैंने प्रोजेक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा दोनों कौन से, दोनों में से ज्यादा कौन सी आपको सुनाई पड़ती है? ज्यादा तो फर्स्ट वाली आती है। इसका मतलब, हम्म। इसका मतलब यू आर प्रोबेबली वन और मल्टीपल ऑप्शंस जो भी उसने फाइनलाइज करे उसमें से आपकी एक ऑप्शन उसको निकल करके आ रही है। अब वो बेस्ट डील ढूंढ रहा है जो उसको किसी और से मिल रही है। हम्म। बट कुछ अब केसेस में अगर वो तो। ये बोलता है जी। कि यार काम आपसे ही करना है, प्रोडक्ट आपका ही लेना है, जो बेस्ट है वो लगा दो, इसका मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बची है इससे बेटर ढूंढने के लिए, ढूंढने के बाद, रिसर्च करने के बाद। इसमें सर मनोज सर, मेरा पॉइंट ये था कि जो पहले वाले केस वो वाले ज्यादा आते हैं जिसपे हमने प्रोजेक्ट पे काम ना किया हो स्टार्टिंग से। तो जिस जिस हम्म। प्रोजेक्ट में जो आपने बोला था ना कि हमने उसको जो है रिसर्च करने में हेल्प किया, या हमने उसको ड्राइंग बनाने में हेल्प किया, या हमने उसको बीओक्यू फाइनलाइज करने में हेल्प किया, उन केसेस में हम्म। वो बोलता है, हमें कंपटीटर की कोटेशन भी दिखा देता है कि भैया ये देख, ये प्राइस आ रखा है, अब तू बता तू क्या कर सकता है इसमें। हाँ, अब ये ना बिजनेस टू बिजनेस के अंदर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, आपकी अप्रोच स्ट्रेटजी कंप्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। हम्म। एक कोई ऐसा सिंगल स्ट्रेटजी नहीं है जो सारे बिजनेसेस के लिए एप्लीकेबल हो, मगर जो थॉट टेम्पलेट है वो मैंने आपको बताया है। इफ यू हेल्प देम रिसर्च बेटर, फास्टर, चीपर, you will either be one of those two or three final options to do business with, or you will be the only option to do business with। इस चीज को अपने दिमाग में ना टाइट करके बिठा लो। हम्म। अब अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो इसके अंदर स्ट्रैटेजिक अप्रोच अलग हो जाएगी। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का बिजनेस है उसके अंदर स्ट्रैटेजी आपकी अलग हो जाएगी। आप मैन्युफैक्चरर हो, बी टू बी के अंदर काम करते हो, उसके अंदर स्ट्रैटेजिक अप्रोच थोड़ी अलग हो जाएगी। आप एक्सपोर्ट करते हो, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, अप्रोच आपकी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। अब उसके बाद जो मेरी मार्केटिंग का स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, यहां पर ये चीज आपकी पकड़ में आ जाएगी आपको। कौन सी चीज जिसको मैं हजारों सालों से लाखों बारी बोल चुका हूं ना, सॉरी हजारों सालों से नहीं, हजारों सेशंस के अंदर लाखों बारी मैं बोल चुका हूं। पहला क्वेश्चन, अब आपने मेरे से पूछा कि ये चीज होगी कैसे, इसका भी स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं मैं आपको। मार्केटिंग का पहला क्वेश्चन होता है आपको बात करनी किससे है।
जिसको हम बोलते हैं क्रिएटिंग योर मार्केटिंग यूनिवर्स। बताई हुई ये चीज मैंने आपको, आप जो लोग मेरे सेशन रेगुलरली अटेंड करते हैं, जिन्होंने मेरे वीडियोस देखे हैं, ये मैं हजारों बारी बता चुका हूं, लाखों बारी बता चुका हूं। और इसके साथ में क्या गलती हो जाती है लोगों की, कि लोग बोलते हैं मनोज आई हैव आइडेंटिफाइड माय परफेक्ट टारगेट ऑडियंस। मैंने कहा कौन है? कहते हैं ऑल द गर्ल्स एंड women in Delhi NCR who go to office and who are in the age of about 18 to 35 and whose salary is in the range of 50,000 to 75,000 per month। अब ये सुन के कैसा लग रहा है रिसर्च के बारे में आपको? कितनी डिटेल्ड, कितनी डीप रिसर्च करी हुई है ये? अच्छी है, डीप है सर। ठीक है। चमोली जी कह रहे हैं कि मेरे हिसाब से अच्छी है रिसर्च। बाकी सबको कैसी लग रही है रिसर्च? ठीक लग रही है? और डीप हो सकती है सर, और डीप। मगर अभी जो है उसके तो बेसिस के आजकल ऊपर ऐसी हैं। हाँ, उस अमित, बेटर। हाँ अमित कह रहे हैं कि नहीं मेरे को तो समझ में नहीं आई ज्यादा बात। अमित, आपके हिसाब से इस रिसर्च में क्या अच्छा लगा या क्या कमी लगी आपको, अमित गर्ग? सर और डीप डाइव हो सकता है जी। नहीं, ऐसा होता है कि वो वाली बात मत करो ना। बच्चा 99% लेकर के आ गया मार्क्स, उसको आप पीट रहे हो कि तेरे 100 क्यों नहीं आए। काम चल सकता है इससे, तो आप मेरे को बात करो, क्योंकि मार्केटिंग का नेक्स्ट स्टेप आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इसके बेसिस के ऊपर। सर वर्केबल है, पहले ही 4 स्टेप आगे आ चुके हैं वो। दिल्ली एनसीआर में आ गए, अपनी फीमेल ऑडियंस देख ली, उसके बाद वर्किंग प्रोफेशनल देख ली, उसके बाद एज गैप भी डाल दिया। तो 4 फैक्टर्स आर ऑलरेडी देयर रादर देन अ वेग मार्केट वेयर यू हैव अ होल। ये डेफिनेशन गलत है, खराब है। अब जैसे ही मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बोलूंगा, आपको इमीडिएटली समझ में आ जाएगा इसमें क्या गड़बड़ हो रही है। नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपका मैसेज इन तक पहुंचेगा कैसे। अब आपको ये कैसे पता लगेगा कि एज जो है ये 18 से 35 एज के अंदर है? फीमेल तो देखते ही पता लग जाएगा, उसमें तो 99.9% कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को। एज भी चलो आप कहते हो मैं देख के पता लगा लूंगा, ये कैसे पता लगेगा कि इसकी जो एवरेज मंथली इनकम है 50 से 75 हजार रुपए के बीच में है? क्या कोई तरीका है ये पता लगाने का? तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपको ये पता लगाने का तरीका नहीं है, अब दिल्ली एनसीआर के अंदर कितनी होंगी ऐसी लेडीज या गर्ल्स 18 से 35 के बीच में जिनकी सैलरी जो है या जिनकी मंथली इनकम 50 से 60 हजार, 70 हजार, 75 हजार के बीच में? अगर आपके पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, तो आपका जो मार्केटिंग का नेक्स्ट स्टेप है वो फेल कर जाएगा। आपका मैसेज उन तक, या आप उन तक पहुंचोगे कैसे? अगर आपका मैसेज उन तक पहुंचा ही नहीं, हो गई मार्केटिंग, हो गई सेल फिर तो। ये बात कितने लोगों को समझ में आई कि ये चीज मैं कैसे पता लगा सकता हूं कि सामने वाले की एज कितनी है, वो मेल है या फीमेल है, या उसकी मंथली सैलरी कितनी है या मंथली इनकम कितनी है, ये मैं कैसे पता लगा सकता हूं? द मोमेंट यू रियलाइज कि ये मैं पता नहीं लगा सकता, दैट वेरी मोमेंट यू रियलाइज कि जो भी आपने डेफिनेशन बताई है जो हाईली रिसर्च लग रही है, किसी काम की नहीं है मेरे। ये बात समझ में आई लोगों को, नहीं आई? ये यस सर, गॉट इट। बट ये एज एज वगैरह तो मनोज सर, एज और जो उसका जेंडर है वो तो हम मेटा से भी कर सकते हैं ना, बता। बिल्कुल ठीक है। अब मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हम्म, लेट अस से 18 टू 35 या 18 टू 45 का हमने एज बनाया था। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं ना, उसको किसी और कॉन्टेक्स्ट में मत लेना, सिर्फ इसको मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के कॉन्टेक्स्ट में लेना। तो राजेंद्र, आप कहाँ रहते हैं? देहरादून। देहरादून। तो लेट अस से देहरादून के अंदर ही हमारे को ये मार्केटिंग करनी है। हम्म, क्या आपके घर में कोई डोमेस्टिक हेल्प आती है जो किचन हाँ, का काम या घर की सफाई का काम या कोई वो काम करती हो? आती है जी। एज लगभग कितनी होगी उनकी? उनकी एज उनकी एज ये 35-40 के आसपास। तो अब आप यहां पर देखो, हमारी टारगेट मार्केटिंग डेफिनेशन के अंदर था पीपल और गर्ल्स इन लेडीज इन देहरादून विद इन द एज रेंज ऑफ 18 टू 45।
हम्म ये फिट हो रही है उनके अंदर, बट क्या ये करेक्ट टारगेट ऑडियंस होगी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के लिए? नहीं होगी, क्योंकि इनकम भी चाहिए हमें। एग्जैक्टली exactly. हम्म अब मेटा तो नहीं दिखाता ये। अब आप में से हो सकता है कुछ लोग थोड़े से स्मार्ट हों, वो कहेंगे नहीं नहीं मेटा दिखाता है ना, टॉप 10%, टॉप 30%, टॉप 20% इनकम दिखाता है ना, वहां से हम टारगेटिंग कर लेंगे। करके देखो एक बार ही, फिर मेरे को बताना। यही चीज हम मैन के लिए कर देते हैं। ऑल men in the age range of 25 to 50 years who are working in as top executives in top firms with the salary bracket of about 5 lakhs to 10 lakhs monthly would be my target audience। सुन के कैसा लग रहा है? वाओ, कितनी डिटेल्ड, कितनी डीप रिसर्च करी है बंदे ने। CXO का बंदा होना चाहिए, इतने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतने साल की एज होनी चाहिए, प्राइस सैलरी ब्रैकेट इनकम ब्रैकेट इतनी होनी चाहिए, टॉप एग्जीक्यूटिव होना चाहिए टॉप इंडस्ट्री की कंपनीज के अंदर। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि आपने सारा निकाल तो लिया, मगर आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा कैसे? इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर। अगर आपका मैसेज इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर इन तक नहीं पहुंच सकता, आप इस क्राइटेरिया के बेसिस के ऊपर इन तक नहीं पहुंच सके, तो आपकी मार्केटिंग स्टार्ट ही नहीं होगी। सेल्स तो बहुत दूर की बात है, लीड ही नहीं आएगी तो आगे धंधा कैसे होगा? अब यहां पर आप में से कुछ लोग स्मार्ट होंगे, कहेंगे मनोज लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन से हम यूज करके कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। जैसे ही आपके दो फैक्टर्स फुलफिल नहीं होंगे, जब तक आपके दो फैक्टर्स फुलफिल नहीं होंगे आपकी मार्केटिंग हो ही नहीं सकती, या पैसा जला करके आओगे। कौन से दो फैक्टर्स? पहला, बात किससे करनी है। दूसरा, आपका मैसेज या आप उन तक पहुंचेंगे कैसे। थर्ड, फिर से क्या फैक्टर आएगा कि अब जैसे मेरे को यहां पर 7-8 लोगों का वीडियो दिख रहा है, तो लेट मी जस्ट टॉक टू यू पीपल। सो दिनेश, आशीष, आप लोगों का मेरे को वीडियो दिख रहा है, तो आप लोग मेरे को बताओ कि आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना होता है? दिनेश, आशीष एंड एनीबडी हु कैन शेयर। 20 लाख का होता है सर। 20 लाख का होता है। अब जो एक कस्टमर आपसे जुड़ता है, वो क्या एक ही बारी आपसे जिंदगी में ऑर्डर करता है या मल्टीपल टाइम्स करता है? मल्टीपल टाइम। मल्टीपल टाइम्स करता है। तो लगभग ऑन एन एवरेज कितने साल वो आपके साथ जुड़ा रहता है? मतलब मेरा सेगमेंट अलग है, सर ने 20 लाख बताया बेसिकली। मेरा तो आप अपना बता दो। छोटा सेगमेंट है। मतलब फॉर एग्जांपल ग्रीन टी बेचते हैं हम, तो 500-600 रुपए का बॉक्स होता है उसका। तो पाँच वो छह सौ रुपए का रेगुलर। बॉक्स होता है। तो वो हाँ जी। 500-600 रुपए का बॉक्स जिंदगी में एक बार ही खरीदता है या बार बार खरीदता है नहीं, आपसे? बार बार खरीदेगा। बार बार खरीदता है। अब आपको ये मालूम है, अगर आपने डेटा स्टडी करा हो, या तो आपको मालूम है या आप ये निकाल सकते हो कि अगर एक कस्टमर आपसे नया जुड़ता है तो कितने साल तक ऑन एन एवरेज वो जुड़ा रहेगा, और उस ड्यूरेशन के अंदर कितने रुपए का बिजनेस करेगा वो आपसे। अगर हम मतलब जनरल हम कंसीडर करके चलते हैं कि एक बंदा हमसे साल में 4 बार खरीद ले। नहीं, कंसीडर करके चलना नहीं है, आपका डेटा क्या दिखा रहा है, मैं वो बात कर रहा हूं मैं। अगर आपका डेटा दिखाता है कि एक साल के अंदर एक नया कस्टमर जो आपके साथ जुड़ता है 5-6 बारी खरीदता है, 6-7 बारी खरीदता है, हर बारी 500-1000 रुपए का माल खरीदता है, तो आपकी एक साल के अंदर वो लगभग 6-7 हजार रुपए का माल खरीद लेता है। या लेट्स से फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड इजी फास्ट कैलकुलेशन 5,000 का माल खरीद लेता है। और फिर आपने ये भी निकाल लिया अपने डेटा को देख करके, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका काफी साल पुराना बिजनेस है, न्यू स्टार्टअप नहीं है, क्योंकि नया स्टार्टअप होगा तो डेटा नहीं होगा ये उस केस के अंदर। बट आपने कहा कि हाँ मेरा 15-20 साल पुराना बिजनेस है, मेरे पास 8-10 साल का डेटा है, मैंने उसको स्टडी करा है कि जो एक कस्टमर जुड़ता है मेरे साथ वो 3-4 साल जुड़ा रहता है वो। तो इसका मतलब एक साल में अगर वो 5,000 का बिजनेस कर रहा है तो 4 साल में 20,000 का बिजनेस करेगा। इसका मतलब कि अगर 20,000 रुपए का बिजनेस कर रहा है तो आपके माइंड में एक सेकंड में कैलकुलेशन आ जाएगी कि यार मेरे से ही अगर 20,000 का बिजनेस कर रहा है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। हम्म।
यही चीज क्या मैं 20 लाख वाले से जिन्होंने बोला था उन साथ भी एज्यूम कर सकता हूं कि अगर 20 लाख रुपए का वो एक ट्रांजैक्शन की वैल्यू देता है आपको, कितने साल जुड़ा रहता है, उन उतने सालों में कितनी बारी बिजनेस करता है, तो हो सकता है आप भी ये कहो कि 5-6 साल में लेट्स से 5 बारी बिजनेस करता है, साल में एक ही ऑर्डर आता है मगर हर साल ऑर्डर आता है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि 20-20 लाख करके एवरेज जो 5 साल जुड़ा रहता है तो 1 करोड़ रुपए का आपको बिजनेस दे करके जाता है वो। और जैसे ही आपके माइंड में 1 करोड़ की वैल्यू आती है, आपके माइंड में इमीडिएटली ये भी समझ में आ जाता है कि उस 1 करोड़ के अंदर आपका प्रॉफिट कितना आया होगा। इसका मतलब ध्यान से समझो, अब मैं बताने जा रहा हूं कि आपको मालूम है कि एक नया कस्टमर जब आपके साथ जुड़ेगा तो आपको कब कब कहां कहां कितना कितना फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। मगर जिन लोगों से आप बात करने की कोशिश कर रहे हो, क्या उनको मालूम है कि आपसे जुड़ के उनको क्या फायदा होगा? जनरली नहीं मालूम होता है सर ये। हमको मालूम होता है, उनको नहीं मालूम होता है। हाँ एग्जैक्टली माई सर, पॉइंट। हमको मालूम होता है, उनको नहीं मालूम होता है। हम लोग एग्जैक्टली माई बता नहीं पॉइंट। पाते। अब आप देखो, इसकी वजह से ही तो ये होता है कि जब आप फोन करते हो वो फोन नहीं उठाता, आप ईमेल भेजते हो जवाब नहीं देता, आप व्हाट्सएप करते हो उनको दिख रहा है कि दोनों टिक हो गए या दोनों ब्लू हो गए फिर भी जवाब नहीं आ रहा। आप कॉल कर रहे हो, रिसेप्शनिस्ट उठा रही है, बोल रही है सर बिजी हैं, सर मार्केट में गए हैं, सर मीटिंग में है, सर छुट्टे पे है, बाद में बात करना। आप ज्यादा बारी फोन करते हो, आप कहते हो ठीक है आप मेरे को डिटेल्स भेज दो, जब नीड होगी हम आपसे बात कर लेंगे, आप हमारे को बार बार कॉल मत करो प्लीज। सुना है आप में से कभी ये चीज किसी ने? अब इसको उल्टा कर देते हैं कि अगर उसको ये मालूम होता कि आपसे जुड़ेंगे तो ये फायदा होगा, और वो आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, किसी और के साथ जुड़ा हुआ है, तो इमीडिएटली उसके माइंड में थॉट आएगा कि नहीं आएगा कि मैं तो गौरव जी से जुड़ा ही नहीं हुआ, दिनेश जी से जुड़ा ही नहीं हुआ, आशीष से जुड़ा ही नहीं हुआ, मेरा तो नुकसान हो रहा है यहां पर। अब अगर उसको ये चीज रियलाइज हो गई कि मेरा नुकसान हो रहा है यहां पर, तो वो आपके पीछे भागेगा मीटिंग के लिए या आप उसके पीछे भागोगे मीटिंग के लिए? भागेगा तो वही सर, बट उसको वो विश्वास कराना ही बड़ा टफ होता है, बिलीव नहीं ये करता। टफ ये टफ जो आप कहते हैं होते हैं, यही आपकी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, हम्म। यही आपकी मार्केटिंग की कम्युनिकेशन है। जो हम बात कर रहे हैं, हम ब्रांडिंग करेंगे, रीच बढ़ाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नॉनसेंस। आपकी मार्केटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस है कि आपसे जुड़ेगा तो क्या फायदा होगा। इसको एक लेवल और ऊपर लेकर के चलते हैं। अब वो आपसे जुड़ा ही नहीं हुआ तो जो फायदा होता वो नहीं हो रहा, इसका मतलब नुकसान हो रहा है उसको। तो दूसरा स्टेप आ गया कि अगर आपसे नहीं जुड़ा तो उसका नुकसान हो रहा है। आपकी पूरी मार्केटिंग सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस्ड होनी चाहिए कि मेरे से नहीं जुड़ोगे तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब आपकी मार्केटिंग को इतना पावरफुल बनाना है कि उसको ये फीलिंग आए कि मैंने दिनेश का, आशीष का, अंकित का माल नहीं खरीदा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आपकी मार्केटिंग का सिर्फ एक ही पर्पस होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मैं तो रिटेल स्टोर का ओनर हूं, मैं तो यहां पर जो है क्या नाम है बच्चों की कपड़े बेचता हूं, या फिर मैं तो जूलर हूं, या फिर मैं तो कुछ और XYZ करता हूं। अगर उसने मेरे से ज्वेलरी नहीं खरीदी तो वो बर्बाद कैसे हो जाएगा? इसका मतलब आपको मार्केटिंग का आइडिया नहीं है। हाँ जी, यू हैव रेज्ड हैंड, यू कैन कम इन। Yeah, hi sir, this is Napreet. हाँ जी Uh, नवप्रीत। Sir, so my work is basically I'm a wedding planner. बिल्कुल ठीक है। So सर हमारे में क्या होता है कि क्लाइंट का ऑनलाइन पे ट्रस्ट ना एकदम नहीं बन पाता, बट जब हमें मिल लेता है और जब हमें अंडरस्टैंड कर लेता है फिर बन जाता है सर। तो ऐसा है कि फिर आप ना डिपेंडेंट हो गए कि पता नहीं कितने लोग आपसे मिलेंगे, कितने लोग आपसे बात करेंगे, तब जाके ट्रस्ट बनेगा। जो ट्रस्ट ही इतनी लेट बन रहा है तो फिर बिजनेस में तो आपकी फनल और ज्यादा श्रिंक करती जाएगी। अभी तक तो सर सारी रेफरेंस से ही आता है, सो अगर हमें ऑनलाइन करना हो तो बिकॉज सी देर आर सो मेनी पीपल हु आर सीइंग फॉर वेडिंग प्लानर्स एंड ऑल दैट, सो उसके लिए कैसे आपको लगता है कि हाउ इट कैन बी डन सर? आपके पास पेन एंड पेपर है? हाँ जी सर। तो आप एक बार निकालो। यस सर। आप जो है कितने साल से इस बिजनेस में हो?
मोर देन 8 years, सर. ओके, 8 सालों में आपने कितने रिश्ते कराए हैं? रिश्ते नहीं, बट हाँ, वेडिंग्स का अगर मैं बात करूं तो सर मोर देन, सो डेस्टिनेशन वेडिंग्स मतलब मस्ट वेडिंग्स बी, कराई हैं? हाँ, डेस्टिनेशन वेडिंग मस्ट बी 70-80, एंड अदरवाइज ओवरऑल वेडिंग्स यदि एक हम मिनट, एक रिकॉर्ड मिनट, भी एक मिनट, करते एक मिनट, हैं, जो 1000. जो मैं पूछ रहा हूँ ना उसका बिल्कुल प्रिसाइज जवाब देना। आपने बोला 70 to 80, में 80 मान लेता हूँ मैं। यस सर. ठीक है। इसके अंदर से आपने कितनी लोकल और कितनी डेस्टिनेशन वेडिंग्स करवाई हैं? सर डेस्टिनेशंस आर अप्रोक्सीमेटली अराउंड 50-60%. तो इसका मतलब 40-45 आपकी डेस्टिनेशन वेडिंग्स हो गई होंगी। हाँ जी सर. ठीक है, कितने डेस्टिनेशंस के ऊपर करवाई हैं आपने? 6 to 7, सर. इंडिया के अंदर या आउटसाइड इंडिया? सर आउट ऑफ इंडिया भी थाईलैंड सिर्फ कराई है, अदरवाइज बाकी इंडिया कराएंगे सर सारी. लाइक गोवा, ठीक है, जयपुर, मेरा जो फोकस एरिया है वो गोवा जयपुर है सर. ठीक है। जब आपने इंट्रोड्यूस अपना करा था तो आपने बोला था कि आई एम ऑल्सो ए वेडिंग प्लानर, आई एम इनटू द बिजनेस ऑफ वेडिंग प्लानिंग, हम्म. एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विस दे रहे हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको खरीदना है। तो मैं अपना क्रेडिबिलिटी, अपना ट्रस्ट कैसे एस्टेब्लिश करूं? हाँ जी सर. अब मैंने आपसे एक छोटा सा 1 मिनट का मैंने आपसे 3-4 पॉइंट पूछे। अब जो आपने बताया एक वो तरीका था, एक मैं बताता हूं कि वी आर वेडिंग प्लानिंग एंड मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट्स। राइट सर. In last 8 years of our existence, we have helped राइट. 80 couples tie their knots राइट. in more than 10 destination wedding locations. 10 राइट सर. exquisite 10 wedding destination locations. राइट सर. If you are looking for a wedding planner राइट. with the average budget of your wedding approximately in this range to this range, राइट सर. you can take advantage of my experience and expertise. राइट सर. Let us connect. राइट. How does this sound? वेरी गुड एंड वेरी प्रोफेशनल. बाकी लोगों ने भी सुना कि जब इन्होंने बात करनी शुरू करी थी, कैसे इंट्रोड्यूस करा था, फिर मैंने बोला कि अगर मैं इस तरीके से इंट्रोड्यूस करूं तो कैसा लग रहा है? आप लोगों का क्या विचार है? दोनों में से कौन से टाइप का इंट्रोडक्शन ज्यादा बेटर लग रहा है? सेकंड वन सर, आपका वाला. ऑब्वियसली सेकंड वाला सर। आपने कभी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मगर राइट. पूरा इंट्रोडक्शन टर्न अराउंड करने में समय लगा कितना? आई मीन मिनट्स. बस यही स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग का डिफरेंस है। राइट सर. बस यही डिफरेंस है मार्केटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग के अंदर। आपने बोला कि ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी कैसे एस्टेब्लिश करूं। जब मैंने बोला 80 से ज्यादा वेडिंग करवाई हैं, 13 लोकेशंस के अंदर करवाई हैं, इस बजट से इस बजट के बीच में हमारी सुपर स्पेशलाइजेशन है। अगर आप इस बजट के अंदर हैं और आप डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान करना चाहते हैं तो हमारे से बात कर लो। राइट. हमसे जैसे अपनी अवार्ड एंड रिकॉग्निशन भी बता सकते हैं, बिकॉज वी हैव बीन अवार्डेड आल्सो बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर. ऐसा होता है कि ये ना सेकेंडरी एड ऑन्स हैं। राइट सर. पहला एड ऑन क्या है? आपने कभी वेडिंग कराई है? हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड. ट्रस्ट पहले बिल्ड अप. सबसे पहला पहला पॉइंट है कि आपने वेडिंग कराई है, किस राइट. प्राइस रेंज के अंदर कराई है, कहाँ कहाँ पे कराई है। ये पहले 3 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने यहीं पर ही क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया ठीक से, चौथे, पांचवें, आठवें, 10वें क्वेश्चन पे तो पहुंचेगा ही नहीं। और मैं ये कहता हूं कि अगर आपने वेडिंग बढ़िया कराई है, आपको अवार्ड नहीं मिला, तो क्या कंसीडर करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए आपको? करना चाहिए सर. बस अब यहां पर इसी चीज को और ज्यादा पावरफुल बनाने के अंदर मैं एक फैक्टर और ऐड कर देता हूं, क्योंकि आपका खुद का बिजनेस है। अब आप जब अपनी कहानी सुनाओगे तो आप तो अपने आप को हीरो ही बनाओगे हमेशा अपनी कहानी के अंदर। हाँ जी सर. मगर अगर सामने वाला जिसकी वेडिंग हुई है वो बोलते हैं कि यार इनसे काम करवाया था, मजा ही आ गया यार, मैं यहाँ पे फंस गया था, मेरे को डीजे में बुकिंग में नहीं दिक्कत आ रही थी, फ्लोरिस्ट नहीं मिल रहा था, ये नहीं मिल रहा था, और उनसे बात करी, उन्होंने 2 मिनट में सारा सॉल्व करा दिया और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेरी। एंड इट वाज सो अमेजिंग, मेरे को इस चीज की कभी चिंता ही नहीं हुई। नवप्रीत, आपने नाम बताया राइट? नवप्रीत। हाँ जी, नवप्रीत सर. नवप्रीत और उसकी टीम ने मेरे को फटाक से हेल्प कर दी। या फिर उसने बोला मेहंदी का फंक्शन था, खाने की दिक्कत हो रही थी वहां पर, और जैसे ही मैंने इनसे बात करी 10 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ सॉर्ट कर दिया।
अब अगर आपने ऐसे 2 4 5 8 10 ऐसे वीडियोस दिखा दिए तो आपका जो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी था नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। क्या ये सारी की सारी चीज ऑनलाइन करी जा सकती है, दिखाई जा सकती है? 100% बिल्कुल कर बिल्कुल। सकते हैं। हो गया आपका काम। ये तो सर रिटेल में भी ऐसे ही हो सकता है फिर तो, इंस्टा सारे वगैरह। बिजनेसेस में ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है जहां पर ये ना करा जा सके। सर मैंने हमें आपको आज पूरा पूरा मार्केटिंग का टेम्पलेट दे दिया अभी का अभी। या सर हमें ना हमेशा एक चैलेंज आता है कि आज तक आई मीन लाइक बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग कि आज तक मैंने जब जब जिस भी एजेंसी को हायर करा ये काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए, किसी ने कुछ नहीं करा इवन। प्रॉब्लम पता क्या है? हाँ जी, वो या तो समझते नहीं है हमारे बिजनेस को। हाँ, आपको डिजिटल की समझ नहीं है कि हाँ डिजिटल जी। आपके लिए क्या और कितना है और कैसे कर सकता है। राइट जिसको सर। आप हायर कर रहे हो उसको बटन दबाना आता है मगर आपके बिजनेस की समझ नहीं है। राइट सर। अब यहां पर पता क्या हो रहा है, आपने वो स्टोरी सुनी है, 7 अंधे थे, एक अंधा कहता है ये रस्सी है, दूसरा अंधा कहता है ये पिलर है, तीसरा कुछ और, चौथा कुछ और, अब ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये हाथी है भैया। राइट 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 राइट। और सब अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, इसको नहीं मालूम ये क्या कर रहा है, इसको नहीं मालूम ये क्या कर रहा है, इसको इसकी मालूम नहीं है, इसको इसकी मालूम नहीं है। अब ये सारा बजा के रायता फैला रहे हैं। हम्म। ये बात समझ में आई? फंडा खुला कुछ दिमाग के अंदर? हाँ जी सर। यस। इतना ही आसान है जितना मैंने आपको बताया, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीख लो, करवा लो। आप रिटेल में कुछ बताने लगे थे, इसमें भी यही बोलने लगे थे। सॉरी आशीष, क्या बोल रहे हैं आप? यू स्टार्टेड टेलिंग अबाउट समथिंग इन रिटेल कि किसी का बिजनेस है बच्चों के कपड़ों का, फिर बीच में रह गया हो, तो उसमें भी यही हाँ चीज बता रहे थे हाँ आप। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने जैसे एक न्यू बॉर्न बेबी था, उनकी मैन्युफैक्चरिंग थी, उसके अंदर मैंने हेल्प करी थी। तो मैं छोटे छोटे 2 3 एग्जांपल्स आपको बताता हूँ। उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर था, कहते हैं हमारा ना ऑर्गेनिक यार्न होता है जो हम यूज करते हैं। दूसरा, हमारे यहाँ पर कभी भी कपड़े को फोल्ड करने के लिए, पैकिंग करने के लिए हम उसके अंदर नीडल या सुई ऐसा कुछ यूज नहीं करते। तीसरा, हमारे यहाँ पर स्पेशलाइज मशीनें लगी हुई हैं जिसके अंदर से हर कपड़ा जो है पास होता है ताकि उसके अंदर कोई मेटल ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट ना हो। चौथा, कहते हैं कि हम लोग जो है ना, जो भी फैब्रिक या जो भी खरीदते हैं उसको हम पीएच टेस्ट करते हैं, बिकॉज छोटे बेबीज की स्किन जो है ना बहुत सेंसिटिव होती है, रैश ना हो जाए। अब छोटा बच्चा बता तो सकता नहीं है, उसको भूख लग रही है या कहीं पे दर्द हो रहा है या कहीं पे इचिंग हो रही है या कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे ने क्या करना है, सिर्फ रोना है। माँ बाप भी परेशान होंगे इस चक्कर में। तो कहते हैं कि हम ये सारी की सारी इतनी प्रिकॉशंस लेकर के चलते हैं ताकि बच्चे को स्किन के ऊपर कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। अब ये बात अगर आप बताओगे नहीं, तो आप में से कितने लोगों को मालूम था कि बच्चों के कपड़े खरीदने से पहले पीएच टेस्ट करना जरूरी है? पहली बार सुना। मेरा भी यही पॉइंट है। बट आप में से सभी लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी कि बच्चा रो रहा है, समझ नहीं आ रहा, अभी अभी मदर ने फीड करा है, समझ नहीं आ रहा, फिर भी क्यों रोई जा रहा है, क्यों रोई जा रहा है। और फिर आपने, किसी ने सलाह दी कि इसके कपड़े उतार के चेक करो, देखा बैक पे या कहीं पे कोई रैश हुआ हुआ है। आप में से कभी किसी ने ये चीज एक्सपीरियंस करी है? सर बस इसी चीज के ऊपर आपको बार बार लोगों को बताना है कि आप जो है 50 100 रुपये मत देखो। छोटा बेबी है, आप भी परेशान होगे क्योंकि अब हम इतना कुछ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा प्राइस का प्रीमियम तो लगेगा इस चीज के अंदर। जिनको ये बात समझ में आएगी, अब यहां पर देखो पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है। पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब तक आपको बाइंग फनल समझ में नहीं आएगी, आप सेल्स फनल बिल्ड कर दोगे, सारा काम खराब हो जाएगा। पेरेंट्स का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि बच्चा है, अभी छोटा है, हर महीने बच्चे का साइज चेंज होने वाला है, मैं इतने महंगे कपड़े खरीद लूं इसके लिए, 15 दिन के बाद, महीने बाद या 2 महीने बाद ये काम ही नहीं आने। अब इसमें 2 तरीके के थॉट प्रोसेस होते हैं। या मदर या फादर ये कहते हैं
कि एक या दो साइज बड़ा ले लेते हैं तो कम से कम 6 महीने साल तो निकल ही जाएगा। या दूसरे कहते हैं कि मैं कपड़ा ले लूं, 1 महीने बाद भी पूरा नहीं आना, तो इसलिए बेटर है कि थोड़ा सस्ता वाला ले लो, महंगा क्यों लेना है। यही होते हैं जनरली एक या दो थॉट प्रोसेसेस। और कोई बिल्कुल थर्ड थॉट प्रोसेस आपने सुना है तो आप बताओ। नहीं, बिल्कुल सही ही होता है। इस केस के अंदर एज ए सेलर कैसे आप इस चीज को बात करोगे, कैसे इस चीज को आप एड्रेस करोगे? आपको बात ही स्टार्ट यहां से करनी है कि आपका बच्चा ग्रोइंग एज के अंदर है। ये जो चीज आप ले रहे हो डिपेंडिंग ऑन वो इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड की कौन सी एज के अंदर है, कौन सी स्टेज के अंदर है, आपको बात ही यही करनी है। या तो ये कपड़ा आपको 1 महीने बाद नहीं आएगा, या ये कपड़ा 6 महीने के बाद नहीं आएगा, मगर 6 महीने बच्चे को ये प्रॉब्लम ना हो, ये इंश्योर करने के लिए आपको ये खरीदना है, ताकि उसके माइंड में ये पॉइंट आए ही ना कि यार 6 महीने के लिए पहनना है तो ये क्यों खरीदूं, ये सस्ता वाला क्यों ना खरीदूं। आप देख रहे हो किस तरीके से आपने बाइंग बिहेवियर को स्टडी करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को ऑल्टर कर लिया, स्ट्रैटेजी के अंदर कम्युनिकेशन को ऑल्टर कर लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो लिखो MAG, मजा आ गया। मजा आ गया। इतनी सिंपल है। और दूसरी चीज, जब हम बात करते हैं कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी, आपको अपना ट्रस्ट मैसिवली ग्रो करना है, उसका एक और तरीका भी है। मैसिवली क्या तरीका है मालूम है? हाँ जी, एनी थॉट्स, एनी आइडियाज? इंस्टेंटली कैसे आप अपनी अथॉरिटी को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट को बिल्ड कर सकते हैं इंस्टेंटली। इंस्टेंटली समझते हैं क्या होता है? इंस्टेंटली का मतलब सुनते ही आपका नाम या आपके बारे में सुनते ही आपके बारे में रिस्पेक्ट बन जाए। मालूम है क्या तरीका है इसका? नो सर। सिंपल तरीका है इसका, ऑथर ए बुक। अगर नवप्रीत ने एक किताब लिखी है 17 वेडिंग सीक्रेट्स या वेडिंग प्लानिंग सीक्रेट्स you cannot afford to miss if you're planning a destination wedding. How would this book sound to people who are interested in destination wedding? सर मेरे को टाइटल नहीं मिल रहा था, आपने टाइटल दे दिया। बुक तो मैंने करनी थी, आपका कोर्स कर रहा हूँ मैं ये। सो दैट्स अ गुड आइडिया सर। अब मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम्म। अब नवप्रीत के बारे में इंट्रोडक्शन के अंदर ये आता है कि नवप्रीत इज ए पब्लिश्ड ऑथर। उन्होंने अभी अभी एक किताब लिखी है जिसका नाम है 17 वेडिंग सीक्रेट्स या वेडिंग प्लानिंग सीक्रेट्स that you cannot afford to miss if you're planning a destination wedding. आपके माइंड में नवप्रीत के बारे में क्या थॉट आएगा? बंदे को नॉलेज तो होएगी। नॉलेज होएगी और गलत नहीं होएगा हमारी वेडिंग प्लानिंग में, क्योंकि इसको पता है अंदर के सीक्रेट सारे। हाँ, ये सीक्रेट्स मालूम है तो हमारे लिए अच्छा ही काम होगा इसके अंदर। और अथॉरिटी अथॉरिटी डेवलप होगी और बात सुनेंगे हम एक्सपर्ट उसकी, किसी की भी एक्सपर्ट स्टेटस, authority होगी। एग्जैक्टली एक्सपर्ट स्टेटस बन गया। यस। और नवप्रीत ने अपना क्या चैलेंज बताया था? सबसे बड़ा चैलेंज क्या था उनका? ट्रस्ट। यही तो चैलेंज बताया था इन्होंने। एपिक। अच्छा, अभी तक आपको ये मालूम नहीं है कि ये किताब उन्होंने ई बुक लिखी है या प्रिंटेड बुक लिखी है? आपको ये मालूम देखी नहीं भी है नहीं कि लिखी उनकी है कि नहीं बुक, लिखी।
नहीं, वो तो किताब दिख रही है सामने, चलो ठीक है। अब आपको ये मालूम नहीं है कि कितने पेज की है किताब, ये मालूम नहीं है कितनी बिकी हैं, ये मालूम नहीं है कौन से पब्लिशर ने पब्लिश करी है। मगर इस सारी इंफॉर्मेशन के ना होने के बावजूद भी सिर्फ इतना बोलने भर से कि नवप्रीत इज ए पब्लिश्ड ऑथर, उनका काम हो गया कि नहीं हो गया, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका ट्रस्ट जो आप कह रहे थे नेक्स्ट लेवल के ऊपर आ गया कि नहीं आ गया। ग्रेट आइडिया, ग्रेट आइडिया। लोग सैल्यूट करना शुरू कर देंगे, आपकी खुद की पर्सनल वाइफ आपकी रिस्पेक्ट करना फिर से शुरू कर देगी। पर्सनल लाइफ, पर्सनल वाइफ ये नया खुद शब्द की और है। पर्सनल वाइफ, आपने दो बार उसको ना मेंशन किया। सर एक एक क्लाइंट को लेके भी शेयरिंग है सर। जी। अशोक मेहता जी आप शायद जानते होंगे, उन्होंने बुक लिखी थी, चंडीगढ़ से ही हैं वो। ही इज ओके। एक्ट बीएमपी स्टूडेंट ओनली। सो आई वाज डूइंग हिज सन्स वेडिंग। तो मैं हम्म। ऐसे ही गया तो उन्होंने मेरे को बोला यार, मैंने ना मतलब ऑब्वियसली बीएमपी की बात हो रही थी, करते करते उन्होंने बोला मैंने बुक भी लिखी हुई है। मेरा खड़ा ही हो हम्म। गया, मैं कहा, यार बुक लिखी हुई है आपने? तो सारी बात कन्वर्सेशन हट गई, उनकी बुक की और मेरे बारे में बात शुरू हो गई करना। इनकी शायद एक्सेल्स के ऊपर थी, एक्सेल एक्सेल के के ऊपर ऊपर है, थी। हाँ जी सर, एक्सेल के ऊपर। हाँ एंड हाँ हाँ। एंड द कम्युनिकेशन वेंट टू अ नेक्स्ट लेवल, बिकॉज मुझे लगा कि यार मैं किसी इंटेलिजेंट आदमी से बात कर रहा हूँ। मतलब वो बात आपकी ठीक है कि छोटी सी बुक है, ज्यादा मोटी बुक नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, पर मैंने वो पूरी पढ़ी। जैसे उन्होंने अपने आप को ऐश बताया अपने बुक में, नाम। मेरा सिंपल सा एक पॉइंट है राइट सर। कि यही आप जैसे उनको समझ रहे हो कि इंटेलिजेंट है और बात जो डिफरेंट लेवल के ऊपर चली गई, हम्म। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हो कि या इधर उधर की बातें ना हो, सीधा काम की धंधे की बात हो और प्राइस के ऊपर चिकचिकबाजी ना हो। मैं बुक करेगी ये आपके लिए। 100% सर, मतलब ये तो टोटली एग्रीड। तो इसमें अगर मैं आपको, मनोज सर इसमें एक हाँ जी पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ जी, कि जैसे हमारी तो टीम ही करती है सेल्स, सेल्स की पिच, सेल्स वाले। बिल्कुल ठीक है। तो ये बुक वहां पे भी काम करेगी क्या? 101%। अब आप जब जाओगे किसी से मिलने के लिए तो आपके पास वो किताब होगी। किताब को कैसे दिखाना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपको मैं बताऊंगा, आपने कैसे करना है। मैं आपका एम्प्लॉय हूं, मैं किसी कस्टमर से मिलने के लिए जाता हूं तो बोलता हूं कि राजेंद्र जी जो हमारे सीईओ हैं, अभी अभी उन्होंने किताब लिखी है, सर मैं आपको ये किताब देना चाहूंगा, आप इस किताब को जरूर पढ़ें। ओ मैन, तो ये मेरा क्या लगता है वो क्लाइंट जो मेरे को नहीं जानता आपके बारे में और आपकी कंपनी के बारे में, उसकी इंस्टेंटली क्या परसेप्शन डेवलप हो जाएगी? डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यस। यस 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 यस। इसमें तो तो सर एक और, मैं सॉरी। इसकी पूरी स्क्रिप्ट्स दूंगा आपको जिसके अंदर मात्र आपने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, बोलना क्या है वहां पर सामने कस्टमर को, बताना कैसे है। आज आपने बूट देखा था कैंप है ना डिफरेंस सर जब मैंने इसका? नव, सॉरी, सॉरी टू इंटरप्ट। किस चीज का? आज है ना इसका बूट हाँ कैंप? इसका 10 o'clock है। फ्री इंट्रो, हाँ जी, फ्री इंट्रो जो है इसका 11:30 है। हाँ 11:30 पे हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आई वुड हाईली 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 रिकमेंड यू कि ये साल में एक बार ही होती है, कुछ भी हो जाए, जमीन इधर हो जाए या आसमान उधर हो जाए, इस सेशन को मिस मत करना, इस वर्कशॉप को मिस मत करना। यस सर यस क्योंकि क्योंकि डेफिनेटली। नेक्स्ट वर्कशॉप जब भी होगी एक साल के बाद, तब तक तो आप पता नहीं क्या क्या मस्त छाप चुके होगे इस किताब की हेल्प से। सर आज आपका फ्री इंट्रो है, लेकिन क्लास वैसे जो वो है वो 11 तारीख को है ना? 10, 11, 12 दस 3 दिन ग्यारह की बारह वर्कशॉप है। हाँ अच्छा, जी। 3 दिन है तो अगर वो 10, 11, 12 का सेशन लगा रहे हैं तो आज की क्लास लगानी जरूरी है? नहीं, अगर आपने एनरोल कर लिया है तो फिर कोई नीड नहीं है। अगर आपके माइंड में डाउट है, हाँ, क्योंकि बड़े करना है सारे लोग मैंने ना एनरोल क्वेश्चन ना, आज पूछते हैं, मोस्ट वेली कर लूंगा मैं। कर लो आप ये। तो लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे किताब लिख सकता हूँ, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मेरी तो अंग्रेजी भी पूरी सूरी है, मैं खुद ही मरपिट के पास होता था, मैं खुद कभी पढ़ने में नहीं गया, मैं कैसे किताब लिख दूं? या फिर मेरे पास टॉपिक नहीं है, जैसे अभी नवप्रीत बोल रहे थे कि मैं टॉपिक नहीं था, मेरे पास किताब का कंटेंट था। लोग कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, 500 जगह रोज आग लग रही है, मैं वो आग बुझाऊं, बिजनेस अपना संभालूं, या किताब लिखूं? किताब लिखने में तो कितने महीनों सालों लग जाएंगे। तो हाँ अगर नहीं, आपके वो माइंड में क्वेश्चन ये है सारे, माइंड में सारे, बट हाँ, वो हमें पता है आप करवा दोगे।
यही आपका काम है। सर ठीक। इसमें ना इसमें $1 मिलियन आइडिया भी आ गया सर मेरे को। फॉर एग्जांपल मैंने बुक लिखी हो, कोई भी क्वेरी हो, उसको क्वेरी फॉर मैसेज के बाद सीधा बुक का लिंक आ जाए कि आप ये फॉर्म भरो और आपको हम सर की बुक भेज देंगे, समथिंग लाइक दैट, एज अ टूल इट कैन बी यूज्ड। दैट इज वन, बट इससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल स्ट्रेटजीज दूंगा. हाउ डू यू बिल्ड योर अथॉरिटी? 7 ultra simple, extremely powerful strategies to build your authority. And उसके बाद मैं दूंगा, I think 9 simple, ultimately powerful strategies to develop high value, high volume business from authoring your book. Because purpose of book क्या है? राइट पर्पस सर। ऑफ बुक ये नहीं है कि मैंने अपने नाम के आगे ऑथर लगा लिया. पर्पस ऑफ बुक है कि इसको मार्केटिंग के अंदर स्ट्रेटेजी के लिए कैसे यूज करना है और उससे धंधा कैसे छापना है. ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं आपके लिए, आपने सपने में भी नहीं सोची होती, आप ढूंढ भी नहीं रहे होते, देख भी नहीं रहे होते, वो ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी. Okay, Ji. So it is already time. So let us wrap up the session. And I've shared the link to enroll in the free intro session today at 11:30. तो आप लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना. इट इज गोइंग टू बी ऑन जूम ऑनलाइन सेशन. डू नॉट मिस दिस सेशन. अगर आपके माइंड में बुक राइटिंग वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, feel free to attend the session and ask this question to me. So with that note, thank you so very much, and I will see you in 11:30 session. And bye bye. Take care and थैंक यू सर, थैंक छापते यू Thank you रहो. so सो much, sir. Thank you. छापते रहो. Have a Right great sir, session. thank you sir, Thank you, thank sir. you, Thank thank you. you. Thank you, Ji. Bye bye. Bye.